बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चलो हम साथ चलते हैं और इसकी राइटर है साइमा अकरम चौधरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। आखिर ये चीज़ क्या है? बिस्मा खालिद। अहियान ने झिंझलाकर हाथ में पकड़ा पेपर वेट मेज़ पर रखा और अपने बिजनेस पार्टनर अम्माद को देखा, जो परेशानी की कैफियत में अपनी नापसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी का दूसरा कप पी रहा था और उसे ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं था। वो खासी पहुंची हुई चीज़ है, ये नाचीज़ लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। अम्माद ने तंजिया लहजे में कहकर लंबा सांस लिया और इस सरारी कैफियत में अपने माथे को 2 उंगलियों से सहलने लगा। अहियान ने खा जाने वाली निगाहों से अपने बिजनेस पार्टनर को देखा, जिसने इतनी एमरजेंसी नाफिज की थी कि उसे अपना 6 महीनों का अमेरिका का ट्रिप मुख्तसर करके 3 माह में वापस आना पड़ा। दोनों ने नया ही बिजनेस स्टार्ट किया था। यार कुछ तो बताओ, आखिर पता तो चले इस मोहतरमा के बारे में। अहियान को अब मात पर गुस्सा आने लगा था। नेक्स्ट पेशी पर अदालत में जाकर देख लेना। कद तो उसका 5.5 फुट, लेकिन ज़बान पूरी 6 फुट लंबी है और जब शालीमार एक्सप्रेस की तरह चलती है तो कहीं इंजन भी फेल नहीं होता उस कमबख्त का। अम्माद अपने मुखालिफ पार्टी की वकील पर बुरी तरह तपा हुआ था। तो तुम भी कोई ढंग का वकील कर लेते। अहियान ने मुंह बनाकर मशवरा दिया। तुमने उस मकार लड़की की कैंची की तरह चलती ज़बान नहीं देखी? अपने अच्छे खासे घाक वकील को कमरा अदालत में उंगलियों पर नचा रही है। अम्माद जलकर बोला, अच्छा गुग्गू घोड़ा ढूंढ रहा है तुमने, जो फ़ौरन नाचने को भी तैयार हो जाता है। अहियान को अम्माद के वकील पर गुस्सा आया। यार कसूर उस बेचारे का नहीं है, वो आती ही इतनी तैयारी के साथ है। अम्माद ने अपने वकील की साइड ली। तो तुमने ऐसा नालायक वकील हायर ही क्यों किया, जो मुँह उठाकर बगैर तैयारी के अपना मजाक बनवाने आ जाता है? अहियान के पास भी हर बात का जवाब था। तो ठीक है, तुम ढूंढ लो खुद तो अमेरिका जाकर बैठ के। अम्माद गुस्से में ब्लैक कॉफ़ी का तीसरा कप बनाने लगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, करोड़ों का मामला है यार, डैडी तो कत्ल कर देंगे मुझे। अहियान को एक और खौफ लाहक हुआ, और मेरे पापा तो डी चौक में खड़ा करके डायरेक्ट फांसी देंगे मुझे। अम्माद झुंझलाकर खड़ा हुआ। कितना मना किया था डैडी ने अलहदा बिजनेस करने से। अहियान को सारी चीज़ें एक एक करके याद आने लगी। और मुझे तो पापा ने कहा था इंशाल्लाह रोते हुए वापस आओगे। अम्माद अब बाकायदा ऑफिस में टहलने लगा। माफ़ करना यार, तुम्हारे बाबा की ज़ुबान खासी काली वाक़या हुई है। अहियान ने अपने बेस्ट फ्रेंड को चिढ़ाया। तुम्हारे डैडी की ज़ुबान से जितने फूल झड़ते हैं वो भी देख रखे हैं मैंने। अम्माद ने तंजिया नज़रों से उसे देखा, जो रात ही पाकिस्तान पहुंचा था। अहियान ने उसका तंज तहम्मुल से बर्दाश्त किया और कदरे संजीदगी से पूछा, नेक्स्ट पेशी कब है? नेक्स्ट मंडे। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा अपना ख़ून जलाने। अम्माद परेशानी के आलम में एक दफ़ा फिर सीट पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। तो तुम लोगों को ज़रूरत ही क्या थी अपनी फैक्ट्री के लिए वो मुतनाज़ा ज़मीन ख़रीदने की? उस दिन वो शाम को अपना गम गलत करने दादी की स्टडी में पहुँच गया, जिन्होंने सारा किस्सा सुनने के बाद आराम से अपना सिगार सुलगाया। लेकिन इससे ज़्यादा तो अहियान गुस्से से सुलग रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उस ज़मीन पर सारे वारसों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और हम हाजिरी रजिस्टर उठाकर 1 बाय 1 सबकी अटेंडेंस लगाते और फिर आगे कार्रवाई करते। वो जलकर खड़ा हुआ और अपने पैंट की जेबों में हाथ डालकर टहलने लगा। दादी ने मुस्कुराकर अपने सबसे लाडले और छोटे पोते को देखा, जिसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद पहला तजुर्बा ही खासा तलख वाक़या हुआ था। इसलिए तो उसे आजकल बात बेबात गुस्सा आ रहा था। फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन के इतने वारिस कहाँ से उगने लगे? दादी ने ऐनक का शीशा साफ़ करते हुए उसे मज़ीद चिढ़ाया। हमें तो खुद तब पता चला जब बाकी वारसों ने केस किया हमारे ऊपर। उसने मुंह बनाकर मज़ीद कहा, दिन में तारे दिखा दी हैं उन्होंने हमें। अब इस मसले का कोई हल? दादी को तशवीश लाहक हुई। जो भी हल निकालते हैं वो फसादी लड़की 1 मिनट में उसके बखिए उधेड़ देती है। अहियान तब कर बोला, कौन लड़की? दादी हैरान हुए। मुखालिफ पार्टी की वकील मोहतरमा बिस्मा खालिद मुगल साहिबा। अहियान ने ऐसे चबा चबा कर उसका नाम दोहराया जैसे हकीकत में उसे दांतों तले चबा रहा हो। बिस्मा खालिद मुगल? दादी बुरी तरह चौंके। फ़ारूक एसोसिएट के चैम्बर में बैठती है ना? आप कैसे जानते हैं? अहियान को हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसे इल्म था पिछले 10 साल से दादी बिजनेस से बिल्कुल कटकर घर तक महदूद होकर रह के थे। वो ही है। दादी के लबों पर एक पूरी इसरार से मुस्कुराहट उभरी। हाँ 100% वही है। मोस्ट जूनियर लेकिन हद दर्जा शार्प। तुम मिले हो उससे? नहीं। तो जाओ जाकर मिलो उससे और कहना शाहजी ने भेजा है। दादी की बात पर उसने उलझकर उन्हें देखा। आगे से उसने पूछ लिया कि कौन शाहजी? नहीं पूछेगी। दादी अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। अहियान को उनकी जहनी हालत पर शक हुआ। एक लफ्ज़ भी नहीं पूछेगी। दादी की बात पर वो मज़ीद मशकूक हुआ। कोई खुफिया शादी वादी तो नहीं कर रखी आपने? उसके शक्की लहजे पर दादी बेख्तियार हंसे। गधे, उसकी उम्र 24-25 साल होगी और मेरी सबसे बड़ी पोती अमारा इस वक्त 30 साल की है। लेकिन वो शशोपंच का शिकार हुआ। तुम्हारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, 100% गारंटी है। दादी ने उसे मज़ीद लालच दिया। अम्माद बता रहा था बहुत असूल पसंद है,
احیان نے ہلکا سا جھجک کر کہا، کہا نا کچھ نہیں کہے گی۔ داجی اب پرسکون تھے۔ پھنسوا مت دیجیے گا کسی چکر میں۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن معاملہ کروڑوں کا تھا، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر بٹھا کر سوچنا ہی پڑا۔ اس کے داجی سید مجتبیٰ علی شاہ کے 2 بیٹے سجاد علی اور مراد علی تھے۔ بڑے بیٹے سجاد علی کی صرف ایک بیٹی امارہ تھی، جو شادی کے بعد لاہور میں مقیم تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے مراد علی کے 3 بیٹے حمزہ، بلال اور احیان تھے، جن میں حمزہ اور بلال شادی شدہ تھے اور باپ کے ساتھ بزنس میں مکمل ہاتھ بٹا رہے تھے، لیکن احیان کو شروع سے اپنی راہیں خود نکالنے کا شوق تھا اور وہ مراد صاحب کی مخالفت کے باوجود اپنے دادا کی مکمل حمایت کے ساتھ علیحدہ بزنس اپنے بہترین دوست عمار کے ساتھ شروع کر چکا تھا۔ لیدر فیکٹری کے لیے خریدی جانے والی زمین ان کے لیے وہ نوالا بن چکی تھی جسے وہ نہ نگل سکتے تھے اور نہ اگل۔ سجاد علی اور مراد علی کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں اور شہر میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھی۔ مراد علی کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے احیان سے کافی شکایتیں تھیں۔ وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے باہر گیا۔ واپس آ کر اپنا علیحدہ بزنس شروع کرنے کا اعلان کر کے اس نے اپنے باپ اور تایا کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیا تھا۔ دادا کی سپورٹ کی وجہ سے احیان کے اکثر مسائل آسانی سے حل ہو جاتے تھے، لیکن متنازع زمین کے مسئلے نے دونوں دوستوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ دونوں ہی اپنے والدین سے یہ بات چھپائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ اینٹوں سے بنی قدیم اور جدید امتزاج کی حامل عمارت کو سرسری سی نگاہ سے دیکھا۔ اس 5 منزلہ عمارت کی دلکشی میں ایک محسوس کی جانے والی متانت اور سنجیدگی تھی۔ اس کے سامنے لش گرین کلر کا خوبصورت لان تھا، جس کی کانٹ چھانٹ اور پودوں کی ترتیب سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس نے ایک توصیفی نگاہ لان پر ڈالی اور اس کی سلور ہونڈا سوک اب اس بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے پاس ایک خاص ترتیب میں سنگ مرمر کے گملے رکھے گئے تھے، جس نے ارد گرد کے ماحول کی خوبصورتی کو 2 گنا کر دیا تھا۔ لان کے انتہائی بائیں طرف وسیع و عریض پارکنگ تھی، جہاں اس وقت ویکینڈ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ احیان نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور اس کے اوپر رکھا چشمہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی۔ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے ملاقات کا تصور جتنا بیزار کن ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بیزاری احیان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بلیک کلر کے اٹیلین سوٹ میں اس کا قد خاصا لمبا اور شخصیت میں محسوس کی جانے والی بے نیازی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آنکھوں پر سلور کلر کا چشمہ لگایا اور بریف کیس اٹھا کر گاڑی کو لاک کیا۔ سفید سنگ مرمر کی ربش پر بیزاری سے چلتے ہوئے وہ اس عمارت کی طرف بڑھا۔ گلاس وال کا بنا دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ جیسے ہی عمارت میں داخل ہوا، اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک میں کسی دل فریب ایئر فریشنر نے اس کا استقبال کیا۔ ریسیپشن پر ایک اکتائی ہوئی لڑکی نے اس ڈیشنگ پرسنالٹی کی حامل شخص کو اندر آتے دیکھا تو فوراً ایکٹیو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاروق ایسوسی ایٹس کا آفس کس فلور پر ہے؟ وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ 3rd فلور پر، رائٹ کوریڈور میں۔ اس نے مسکرا کر اس کی رہنمائی کی۔ آپ کو وہاں کس سے ملنا ہے؟ اس لڑکی نے بڑے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ ایڈوکیٹ بسمہ خالد سے۔ وہ سپاٹ سے انداز سے کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بہت ہی روڈ بندہ ہے، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا اور اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واہ احیان مراد، اب تم پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے خود کو کوسا۔ دھیان سے جانا، بسمہ خالد بولتے ہوئے کسی کا لحاظ ذرا کم ہی کرتی ہے۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے اپنے بزنس پارٹنر عماد کی بات یاد آئی تو دل میں کوفت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ قطار میں بنے ہوئے آفسز پر ناموں کی تختیاں پڑھتے ہوئے وہ فاروق ایسوسی ایٹس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک اور کوریڈور تھا، جہاں دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے آفسز بنے ہوئے تھے۔ یہ سب اس چیمبر میں بیٹھنے والے ایڈوکیٹس کی پرائیویسی کے خیال سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک میٹنگ ہال تھا۔ بسمہ خالد کا آفس کہاں ہے؟ اس کے سنجیدہ سے انداز پر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے دائیں کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس سائڈ پر مڑا تو پہلے ہی دروازے پر اس کا نام دے کر اس نے ہلکا سا نوک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک نازک سی ینگ لڑکی کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ چھٹانگ بھر لڑکی بھی کسی کو ناک چبوا سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی ابھری تھی۔ مجھے ایڈوکیٹ بسمہ صاحبہ سے ملنا ہے۔ احیان کے لیے اتنی کم عمر وکیل کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسلی کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا، جی میں ہوں بسمہ۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے احیان مراد کہتے ہیں۔ میں نے کل ریسیپشن پر 12 بجے اپائنٹمنٹ کے لیے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس نے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر اسے جتایا۔ او یس۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر مار کر اپنی یادداشت کو کوسا اور جلدی سے میز پر رکھا اپنا چشمہ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے چشمہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے وضاحت دی تو طلحہ کو محسوس احیان ہوگا۔ احیان کو محسوس ہوا کہ گلاسز کی وجہ سے وہ اب اتنی بھی کم عمر دکھائی نہیں دے رہی تھی جتنی گلاسز کے بغیر لگتی تھی۔ اٹس اوکے۔
اس نے بھی فارمل انداز میں کہہ کر اس کے آفس کا انٹیریئر دیکھا جس میں سفید اور گرے رنگ نمایاں تھا۔ اس کی سیٹ کے پیچھے ایک دیوار گیری الماری تھی جو قانون کی موٹی موٹی کتابوں سے بھری ہوگی۔ چائے لیں گے یا کافی؟ اس نے بڑے فارمل انداز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نو تھینکس، احیاء نے صاف گوئی سے کہا۔ جی فرمائیے، آپ کسی کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسما نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا تو احیاء کو اپنے پارٹنر کی ساری باتیں مبالغہ آرائی پر مشتمل لگنے لگی جو اس نے اس معصوم سی لڑکی کے بارے میں پھیلا رکھی تھی۔ میں آپ سے کسی نیو کیس کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، اس نے سنبھل کر بات کا آغاز کیا۔ میرا تعلق اسٹار گروپ آف کمپنیز سے ہے۔ اس بات پر وہ زبردست انداز سے چونکی اور اس کا چہرہ ہلکا سا تناؤ کا شکار ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ اس متنازع زمین کے کیس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو آئی ایم سو سوری، آپ ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں۔ اس نے بے رخی کے سارے ریکارڈ ایک لمحے میں توڑے۔ احیاء کا چہرہ خفت کے گہرے احساس سے سرخ ہوا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنی خطرناک زبان چھپی ہوئی ہے۔ میں اس موضوع پر بات کرنے ہرگز نہیں آیا، اس نے وہ مشکل تحمل بھرے انداز سے کہا۔ پھر اس کا انداز سراسر احیاء کو توہین آمیز لگا تھا۔ مجھے شاہ جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ طلسم نکال کر اس پر پھونک ہی دیا جس کے بارے میں داجی کا خیال تھا سارے دروازے کھل جا سم سم کی طرح کھلتے جائیں گے۔ کیا؟ بسما کو شوق لگا۔ اس نے سخت تعجب اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جس نے گویا کمرے میں سور پھونک دیا تھا۔ آپ کو شاہ جی نے بھیجا ہے؟ اس نے بڑی سرعت سے خود کو سنبھالا۔ اب اس کے لہجے میں ترشی کی بجائے نرمی اور نظروں میں تلخی کی بجائے عقیدت تھی۔ جی، آپ کو کوئی شک ہے تو ان کو کال کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ احیاء کو اس کے گرد گرد کی طرح رنگ بدلنے پر حیرت ہوئی۔ میرے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اس کے جواب نے اب احیاء کو حیران کیا جبکہ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا بھی ان کا اسٹار گروپ آف کمپنیز سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا نہیں، میرا تعلق ہے۔ احیاء کے منہ سے پھسلا۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ میرے گرینڈ فادر ہیں وہ۔ احیاء کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ وہ مشکل مسکرائی۔ میرے خیال میں ہمیں اب اس کیس پر بات کر لینی چاہیے۔ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ فوراً اٹھی اور دیوار میں ایک ترتیب سے بنے کیبنٹس میں سے ایک فائل نکال کر لے آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اس کیس پر بات کرنے نہیں آیا۔ گیند اب احیاء کے کورٹ میں تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے شاٹ لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ بسما نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا جبکہ اس کے چہرے کی حیرانگی اور بکھلاہٹ احیاء کو لطف دے رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کاش عماد بھی اس کے ساتھ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا تو شاید اس کی اتنے دنوں کی اذیت میں کمی آ جاتی۔ بیٹھ جائے، مجھے اندازہ ہو چکا ہے شاہ جی نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ احیاء نے سراسر اسے چڑھایا۔ یہی کہ مجھے اس کیس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے آپ کی کمپنی کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کا سکون درہم برہم کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ احیاء نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ بولنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں جس میں سرفہرست مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے۔ اس کا طنزیہ لہجہ احیاء کو سلجھا گیا۔ جی، اس کا اپنی مظاہرہ تو آپ اکثر کورٹ میں کرتی ہوں گی، اسی جھوٹ پر ہی تو آپ کی روزی روٹی کا انحصار ہے۔ حساب برابر کرتے ہی وہ آفس سے گولی کی طرح نکلا اور بسما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، کہیں تمہارے داجی کا اس کی والدہ کے ساتھ ماضی میں کوئی افیئر تو نہیں چلتا رہا؟ عماد نے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میریٹ میں موجود تھے اور احیاء اسے سارا قصہ سنا چکا تھا۔ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے جو اپنی والدہ کے کسی پرانے عاشق کا نام سنتے ہی اپنے سارے اصول بدل ڈالے؟ احیاء نے برا سا منہ بنایا۔ پھر مجھے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی، پوچھو نا داجی سے۔ عماد کا تجسس عروج پر تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں داجی کا، جو بات نہ بتانی ہو جتنا مرضی دیوار سے سر پھوڑ لو، نہیں بتاتے۔ احیاء نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ کچھ بھی ہے یار، اب مجھے کچھ تسلی ہے، معاملہ ہینڈل ہو جائے گا۔ عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، اس زمین کے معاملے میں دھوکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہمیں کون سا پتہ تھا؟ احیاء نے رشین سیلڈ پلیٹ میں نکالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بسما خالد ہی ہے نا، فاروق صاحب کے ساتھ؟ عماد کھانا کھاتے ہوئے ایک دم چونکا۔ نہیں، کہیں اس بابے نے کوئی لائن تو فٹ نہیں کر رکھی اس لڑکی کے ساتھ؟ احیاء نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ بسما مسکراتے ہوئے 60 سالہ فاروق احمد کے ساتھ اسی ہوٹل کے ہال میں ایک ریزرو ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں یار، اس ٹائپ کی نہیں ہے وہ۔ عماد نے فوراً تردید کی۔ وہ نہ صحیح فاروق احمد تو ہو سکتا ہے نا؟ احیاء شرارت سے مسکرایا۔ یار، سب جانتے ہیں اس نے بسما کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے۔ اس کی بیٹی کی کلاس فیلو تو تھی یہ، ورنہ فاروق احمد کہاں کسی نئے وکیل کو گھاس ڈالتا ہے۔ عماد کی معلومات مکمل تھی۔ تم نے بڑا ریسرچ ورک کر رکھا ہے اس زبان دراز پر۔ احیاء ہنسا۔ تم تو امریکہ میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سب کو متھا تو میں ہی دے رہا تھا۔ تم نے تو اس کی کورٹ میں چلتی زبان دیکھی ہی نہیں۔ عماد کو ایک پرانا زخم یاد آیا۔ فیس ٹو فیس بات کرنے میں وہ جتنی سنگین لگتی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ احیاء نے منچورین پلیٹ میں نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے وہ جتنی ذہین اور حسین ہے، یہ دونوں خوبیاں کسی بھی عورت کو مردوں کے لیے کافی سنگین بنا سکتی ہیں۔ عماد اب کھل کر ہنسا۔ پتہ نہیں ڈیڈی نے اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالا ہوا ہے، یہاں تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ رہے ہیں۔ احیاء کا پہلا ہی تجربہ تلخ تھا۔
تو کس نے کہا تھا ایڈونچر کرنے کو؟ حمزہ اور بلال بھائی بھی تو انکل کے ساتھ ہی بزنس کر رہے ہیں۔ عماد نے اس کے 2 بڑے بھائیوں کا نام لے کر یاد دلایا۔ مجھے پسند نہیں، میں اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتا ہوں سب۔ احیان کے زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے اس ملاقات کا کوئی اثر بھی ہوگا یا اس زمین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے؟ عماد کا ذہن ابھی اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے بھی تو کروڑوں کا سودا اندھوں کی طرح کر لیا، کسی سے مشورہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ احیان کو آج کل اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات پر عماد نے فوراً تائید کے لیے اسبات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، آپ عماد رانی ہیں نا؟ بسمہ کی آواز پر وہ دونوں ایک دم چونکے۔ وہ پتہ نہیں کب ان کے سر پر پہنچی، انہیں گفتگو کے دوران احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت رائل بلو سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ یس مس بسمہ، ہیو اے سیٹ پلیز۔ عماد بکھلا کر کھڑا ہوا۔ نو تھینکس، مجھے سید مجتبیٰ علی شاہ کا نمبر چاہیے تھا۔ وہ دیکھ احیان کی طرف، لیکن مخاطب عماد سے تھی۔ احیان اس وقت بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑے آرام سے چکن جنجر کھانے میں مگن تھا، جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ جی ضرور۔ عماد نے جلدی سے اپنے سیل فون سے ان کا نمبر دیکھ کر اسے لکھوایا۔ تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے خاصی دلکش لگتی تھی۔ احیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا، یار تم نے ایک دفعہ بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ایٹیکیٹس اور مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے گئی، عماد احیان پر برس پڑا۔ ہاں تو تمیز اسے ہونی چاہیے، میرے دادا کا نمبر وہ تم سے مانگ رہی ہے۔ احیان چڑھ کر بولا تو عماد کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو اصل دکھ تمہیں اس بات کا ہے؟ عماد اب تسلی سے سویٹ ڈش پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جبکہ احیان نے کھاجالی ملی نظروں سے اپنے اس بہترین دوست کو دیکھا اور بیزاری سے سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے نمبر کس لیے لیا ہے اس نے؟ عماد ہلکا سا پریشان ہوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، احیان نے مسکرا کر جواب دیا۔ جا کر داجی سے پوچھنا ضرور۔ عماد کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جی جناب، ضرور، جو حکم سرکار کا، احیان نے ہلکے پھلکے انداز سے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھینکس گاڈ، پرابلم حل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، عماد نے پرجوش انداز میں اسے اطلاع دی۔ وہ کیسے؟ وہ سخت حیران ہوا۔ ہاشمی صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ دوسری پارٹی مصلحت کے لیے تیار ہو گئی ہے، ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی۔ عماد نے حقیقتاً اسے اچھی خبر سنائی تھی، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ ایڈوکیٹ بسمہ آج ہاشمی صاحب کے چیمبر میں آئی تھیں اپنے موکل کے ساتھ۔ پھر احیان کو یقین نہیں آیا۔ ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی، باقی اس زمین کے مالکان آپس میں جو بھی طے کریں، یہ ان کا معاملہ ہے، عماد نے تفصیلاً بتایا۔ تھینکس گاڈ، احیان کو پورے 3 ماہ بعد اپنے اعصاب پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ مجھے داجی کو خود یہ خبر سنانی چاہیے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر نکلا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی مجتبیٰ کاٹیج کے سامنے پہنچی، مین گیٹ کھلا اور اندر سے ایک سلور گرے سوئفٹ گاڑی نکلی جسے بسمہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ احیان کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بسمہ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی گاڑی نکال کر لے گئی۔ یہ محترمہ کس سے ملنے آئی تھی؟ اس نے اپنی گاڑی 1 منٹ کے لیے گیٹ پر روکی اور چوکیدار سے پوچھا۔ برے صاحب سے، چوکیدار نے مؤدبانہ انداز سے جواب دیا۔ کب آئی تھی؟ احیان نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ 2 گھنٹے پہلے، چوکیدار کے جواب نے اسے مزید حیران کیا۔ اوکے، اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور گاڑی پورچ کی طرف لے گیا۔ وہ 2 گھنٹے داجی سے کیا باتیں کرنے آئی تھی؟ وہ یہی سوچتا ہوا داجی کے کمرے میں پہنچ گیا، جو بڑے مزے سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے عشق کا شین پڑھنے میں مگن تھے۔ اس کے سوال کو انہوں نے لاپرواہی سے سنا اور اس سے بھی زیادہ لاپرواہی سے جواب دیا۔ کہا نا، ویسے ہی ملنے آئی تھی۔ داجی کی بات پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ داجی، آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، اس نے ہلکا سا چڑھ کر جواب دیا۔ اس گھر میں وہی تھا جو انہیں اس لہجے میں جواب دے سکتا تھا، ورنہ تو مجتبیٰ علی شاہ کے دونوں بیٹوں اور ان کی آل اولاد کو ان کے سامنے بے تکلفی سے بات کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ سمجھنے کی کیا بات ہے، وہ تو تم ہو۔ داجی نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کی۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ آپ اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئے۔ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، انہوں نے صاف اسے بہلایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احیان نے فوراً ہی ان کی بات کو مسترد کیا۔ اس کی جتنی عمر ہے، اس لحاظ سے آپ اس کے دادا یا نانا کے دوست تو ہو سکتے ہیں، اس کے فادر کے نہیں۔ احیان کی دلیل پر داجی نے بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں لاجواب کر چکا تھا۔ احیان، کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ داجی ہلکا سا جھنجھلائے۔ میں پریشان کر رہا ہوں یا آپ؟ اس نے شکایتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تمہارے کیس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، بس بات ختم۔ انہوں نے اسے پھر سے بہلانا چاہا۔ ختم کہاں، ابھی تو شروع ہوا ہے، پلیز بتائیں نا۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ اس سے پہلے داجی کوئی اور بہانہ بناتے ان کی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ بابا، شام میں فیضان صاحب کے پوتے کا ولیمہ ہے، آپ کو بہت اصرار کر کے بلایا ہے انہوں نے۔ مسز مراد کی اچانک آمد نے احیان کی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا، جبکہ داجی کے حلق سے بڑی پرسکون سانس خارج ہوئی۔ ممی کو بھی ابھی آنا تھا۔ احیان ان کو سلام کرتے ہوئے جی بھر کر دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوا۔ شکر ہے بہو، تم نے یاد دلا دیا، ورنہ میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا۔ داجی نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہو کو دیکھا، جو کم ہی ان کے پوشن کو رونق بخشتی تھی، لیکن جب کبھی آ جاتی تو پھر 2 گھنٹے سے پہلے جانے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ سارے معاملات، خاندانی ایشوز ایک ہی سیشن میں بھگتا دیتی تھی۔ یہ فیضان صاحب کا وہی پوتا ہے نا، جو اسکول میں احیان کا کلاس فیلو تھا؟ داجی نے یوں ہی بات بڑھانے کو کہا، جبکہ احیان منہ بناتے ہوئے اپنے سیل فون پر کسی کو ٹیکسٹ کرنے لگا۔ مسز مراد
ان کی اسٹڈی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے چونکی۔ جی جی وہی، مسز مراد نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ گلشن آپ کی اسٹڈی کی ڈھنگ سے صفائی نہیں کرتی، دیکھے ذرا کونے میں جالا لگا ہوا ہے۔ تم جالوں کو چھوڑو، اس نالائق کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، کب تک یوں ہی پھرتا رہے گا؟ داجی کے شرارتی انداز پر احیان نے کوف سے پہلو بدلا۔ لڑکی سے مجھے یاد آیا، یہ کچھ دیر پہلے بڑی پیاری سی لڑکی پورچ کی طرف جا رہی تھی، میں نے اپنے ٹیرس سے دیکھا تو ملازمہ نے بتایا آپ سے ملنے آئی تھی۔ مسز مراد کی بات پر احیان کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ داجی ایک دفعہ پھر گھیرے میں آ چکے تھے۔ وہ داجی نے لمبا سا وہ ادا کیا، میری ایک فرینڈ کی پوتی ہے۔ داجی کے بیان بدلنے پر احیان نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کرتی ہے؟ مسز مراد نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایڈوکیٹ ہے، پریکٹس کر رہی ہے آج کل۔ اوہ، کہیں بات طے ہے اس کی؟ مسز مراد کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوا۔ میرا خیال ہے ابھی نہیں۔ داجی نے مسکرا کر احیان کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑ رہے تھے۔ تو بات کرے نا احیان کے لیے، اچھا ہے یہ بھی ٹھکانے لگے۔ مسز مراد کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا۔ حد کرتی ہیں ممی آپ بھی، میں اتنا گیا گزرا ہوں، ایک ٹیرس سے جھانک کر آپ نے لڑکی کو دیکھا اور میرے لیے پسند کر لیا۔ اس کے تلخ انداز پر وہ مسکرائیں۔ وہ دور سے ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی تو قریب سے تو یقیناً بہت خوبصورت ہوگی۔ مسز مراد کی بات پر ایک استحضائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی۔ ممی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے لائف پارٹنر کا صرف ظاہری طور پر خوبصورت ہونا ضروری نہیں، اس کا مزاج، عادتیں اور رویہ زیادہ اہم ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ مسز مراد نے حیرانگی سے اپنے سسر صاحب کا متبسم چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، بزنس کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ انہوں نے بہانہ بنایا جو ان کے ہی گلے پڑ گیا۔ تو اسے کس نے کہا ہے اپنی ڈیر اینٹ کی الگ مسجد بنا کر بیٹھ جائے؟ اچھا خاصا اپنے باپ کا چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر خود تجربے کرنے بیٹھ گیا ہے۔ پتہ تو ہے تمہیں اس کے مزاج کا، سب بچوں سے مختلف ہے۔ داجی کے لہجے میں احیان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس کا مختلف ہونا ہی تو پریشان کرتا ہے ہمیں، حمزہ اور بلال بھی تو ہیں۔ مسز مراد نے منہ بنایا تو منہ مسکرا دیے۔ تم چھوڑو اسے، یہ بتاؤ مراد آ گیا اسکاٹ لینڈ سے؟ داجی نے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کی۔ نہیں، رات 10 بجے کی فلائٹ ہے ان کی، مسز مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ان کی اسٹڈی کے پردے ہٹائے۔ دھوپ کا ایک طوفان سا کمرے میں گھس آیا۔ سامنے ہی احیان کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ ویسے یار بڑا احسان کیا ہے بسمہ خالد نے ہم پر، وہ دونوں گولف کلب سے نکل رہے تھے۔ عماد کی بات پر احیان نے تپ کر اسے دیکھا۔ ایسا کون سا احسان کر دیا ہے جو تم صبح شام اس کے نام کی تسبیح کر رہے ہو؟ یہ بات کیا کم ہے، اس نے اپنا وہ کیس بیچ میں چھوڑ دیا جسے وہ آسانی سے جیت سکتی تھی۔ عماد نے ریموٹ سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تو کیا کمال کیا؟ احیان کا مزاج خام خواہ ہی برہم تھا۔ کمال یہ کیا کہ ہمارے وکیل کو اس کیس کے سارے ویک پوائنٹ بتا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کو مجبوراً ہم سے مصالحت کرنا پڑی۔ عماد کی بات پر اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ شہریار ہاشمی نے۔ عماد نے اپنے وکیل کا نام لیا تو احیان کو اس کی بات کا یقین آ ہی گیا۔ اندر کی کہانی تو اسے آج معلوم ہوئی تھی، ورنہ وہ تو یہی فرض کیے بیٹھا تھا کہ معاملہ بہت آسانی سے طے ہو گیا تھا، اسی لیے تو وہ بسمہ خالد کا احسان ماننے کو راضی نہیں تھا۔ سچ مانو میں تو بہت مشکور ہوں اس کا۔ عماد کی بات پر وہ چیڑ سا گیا۔ ایسا کرو، ایک تسبیح خریدو اور اس پر اس کے نام کا پہاڑا پڑھنے لگو۔ خیر ہے، تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ کس نے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا؟ عماد ہنسا۔ پتہ نہیں یار، آج کل خام خواہ ہی غصہ آنے لگا ہے مجھے۔ احیان نے کھل کر اعتراف کیا۔ تو میری جان کچھ ریسٹ کرو، یہ لڑکیوں کی طرح بات بے بات غصہ کرنا تم جیسے مرد پر سوٹ نہیں کرتا۔ عماد اس کی گھڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تپ کر اسے جواب دیتا، وہ شرارت سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ آج کافی دن کے بعد وہ بڑی فرصت سے شاپنگ کے لیے نکلا تھا۔ جناح سپر سے نکل کر وہ سینٹورس شاپنگ مال کی طرف نکل آیا۔ 2 گھنٹے ٹھیک ٹھاک شاپنگ کر کے وہ باہر نکلا تو سامنے ہی بسمہ بہت سے شاپر اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی احیان کی گاڑی کے بالکل ساتھ تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ بہتر ہیں۔ احیان نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اپنی شاپنگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ رہی تھی۔ ویسے پروفیشنل لائف میں آپ سے اس بددیانتی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ احیان نے اسے چڑھانے کے لیے اچانک مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن دھڑ آئی۔ آپ نے اپنے سابقہ کلائنٹ کے بارے میں کے سارے ویک پوائنٹس دوسری پارٹی کے وکیل کو بتا دیے۔ اٹس ناٹ فیئر۔ احیان کے طنزیہ انداز پر وہ مسکرائی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے تھوڑا قریب آئی۔ آپ کو کس نے کہا ایسا؟ شہریار صاحب نے۔ احیان کا اطمینان دیدنی تھا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا پروفیشنل لائف میں جہاں مجھے یہ محسوس ہو کہ اگلی پارٹی کے ساتھ حقیقتاً زیادتی ہو رہی ہے، میں اپنا کیس وہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ بسمہ نے بڑے پر اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دوسری پارٹی کی زیادتی کا آپ کو شاہ جی سے ملنے کے بعد پتہ چلا ہوگا؟ احیان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد ہی میں نے ان سے معذرت کرنے گئی تھی۔ فرض کریں ہم لوگ غلط ہوتے تب بھی آپ شاہ جی کے کہنے پر وہ کیس چھوڑ دیتی۔ احیان کو اس سے بحث کرنے میں اب مزہ آنے لگا۔ نہیں، بسمہ نے اسے حیران کیا۔ شاہ جی نے آپ کو میرے پاس بھیجا تو میں سمجھ گئی کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر میں غلط ہوں، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟
वो कम अज़ कम मुझसे किसी गलत बात पर फेवर नहीं मांग सकते। उसने गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे बंद किया कि एक लम्हे को एहयान को लगा जैसे उसके मुंह पर तमाचा मार गई हो। वो अब गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। एहयान झिझलाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और आंधी की तरह उड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। सामने दाजी लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। वो उन्हें सरसरी सा सलाम करके अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब दाजी ने उसे पीछे से मुखातिब किया। तुम नाराज़ हो मुझसे? वो चलते चलते मुड़ा। मैं ऐसी जिसारत कर सकता हूँ भला? वो वाकई उनसे खफा था। जिसारतें तो तुम बड़ी बड़ी करने लगे हो, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। दाजी के गिले पर वो हल्का सा झिंझलाया। आपको वो लड़की मुझसे ज़्यादा अजीज़ है ना? बेख्तियार ही उसके ज़ुबान फिसली तो वो मुस्कुरा दिए। किसी की पर्सनल लाइफ को उसकी इजाज़त के बगैर डिस्कस करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। दाजी के संजीदा अंदाज पर वो ठटका। उसने मना किया है आपको? नहीं। वो लॉन चेयर पर बैठते हुए बोले। मेरा अपना भी तो इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ बनता है। इट्स ओके। कुछ देर सोचने के बाद उसने हथियार डाल ही दिए, क्योंकि ये बात तो तयशुदा थी। वो दाजी से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं उगलवा सकता था। अगले कई दिन तक वो और अम्माद अपनी फैक्ट्री के लिए कोई और जगह ढूंढने में मसरूफ़ रहे। आखिरकार उन्हें एक मुनासिब जगह मिल ही गई, लेकिन इस दफ़ा दोनों खासे मुख्तात थे, इसलिए मामला खैर असलूबी से सरअंजाम पा गया। इन्हीं मसरूफियात की बिना पर उसकी कई दिन तक दाजी से मुलाकात नहीं हुई और बिस्मा तो बिल्कुल ही जहन से निकल चुकी थी। उस दिन वो रात तक 12 बजे के करीब घर पहुंचा तो हैरान रह गया। पोर्च में दाजी की गाड़ी स्टार्ट करी थी और मुलाजिम उनका छोटा ब्रीफ केस गाड़ी में रख रहा था, जबकि दाजी परेशानी के आलम में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। दाजी कहीं जा रहे हैं क्या? एहयान को सख्त हैरानगी हुई, क्योंकि बहुत अरसे से उन्होंने बाहर निकलना खासा कम कर दिया था और अब रात के इस तरह सूटकेस के साथ निकलना वाकई ताज्जुब की बात थी। हाँ, एक इमरजेंसी हो गई है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। मरी के लिए निकल रहा हूँ। मरी? इस वक्त कोई प्रॉब्लम है तो मैं साथ चलूँ? वो परेशान हुआ। दादी एक लम्हे को ठटके, फिर कुछ सोचा, फिर इस बात में सर हिलाया। मैं गाड़ी में हूँ, तुम एक दो सूट लेकर आओ अपने, हमें रहना पड़ेगा वहाँ। अपनी बात कहकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। एहयान उलझन भरे अंदाज से अपने कमरे में बढ़ा, 2-3 सूट अपने बैग में डाले और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल आया। रात की तिरगी में गाड़ी घर से निकली। उसने जल्दी से अम्माद को टेक्स्ट करके बताया कि वो दाजी के साथ गांव जा रहा है, बाकी मामलात वो देख ले। F7 सेक्टर से गाड़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुकी थी। दाजी का चेहरा सपाट और अंदाज में कोई बात ऐसी थी कि वो कई दफ़ा उन्हें मुखातिब करते करते रह गया। शक्कर-परियां इशारे से गाड़ी H8 सेक्टर की तरफ मुड़ गई। वो थोड़ा सा हैरान हुआ। ये मरी का रूट तो नहीं था। कार इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। एहयान ने सवालिया निगाहों से दाजी की तरफ देखा, जो उजलत भरे अंदाज से गाड़ी से निकले और उसे वहीं बैठने का इशारा किया। 10 मिनट के बाद उनकी वापसी बिस्मा खालिद के साथ हुई, जिसका चेहरा शिद्दत गरिया से सुर्ख और आंखों से आंसू की तार की सूरत में बह रहे थे। एहयान को गैर मुतवक्का तौर पर उसे देखकर झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उससे अगली मुलाकात इतने अजीब तरीके से होगी। वो दाजी के कंधे से लगी गाड़ी की तरफ आते हुए मुसलसल रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी किसी गहरे सदमे से दोचार हुई हो। एहयान, तुम ड्राइवर के साथ अगली सीट पर चले जाओ। दाजी के संजीदा अंदाज पर वो फौरी खामोशी से गाड़ी से उतरा और अगली सीट पर बैठ गया। एम्बुलेंस वाले से कहो वो हमारी गाड़ी के पीछे रहे। दाजी ने ड्राइवर को अगला हुक्म सादिर किया, जिसे सुनते ही एहयान का दिमाग भग से उठ गया। वो अभी तक ये सारा मामला समझने से कासिर था। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पिछली सीट पर बैठे दाजी ने यकीनन ये दिलासा बिस्मा को दिया था। गाड़ी अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मरी की जानिब भाग रही थी। उसके पीछे खामोशी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस इस बात की गवाह थी कि इसमें आने वाला मुर्दा जिस्म उस जिंदगी की बाजी हार चुका है और यकीनन इसका बिस्मा से कोई ख़ास ताल्लुक है। रात के सन्नाटे में इस लड़की की सिसकियाँ माहौल को अजीब सा बना रही थी। सर्दियों का मौसम था तो वैसे भी पहाड़ी लोगों के लिए खासा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस वक्त भी टेम्परेचर मनफी में था। रात की तिरगी में दाएं बाएं बुलंद बारह पहाड़ बाज़ दफ़ा बहुत हैबतनाक लगते हैं। एहयान अपने इर्द गिर्द के मनाजर से बेनियाज बस पिछली सीट पर बैठे 2 लोगों के बारे में सोच रहा था। कौन है ये लड़की और इसका दादी से क्या रिश्ता है? सोच सोच कर उसका दिमाग थक चुका था। एम्बुलेंस में रखी मैयत किसकी है? इस मैयत का दादी से क्या ताल्लुक बनता है? वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी को एकदम झटका लगा और ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। एहयान ने चौंक कर देखा। सड़क के किनारे पर एक छोटा सा होटल था, जिसके बरामदे में 2 आदमी लकड़ियों का अलाव जलाए बैठे थे। क्या हुआ अहमद बख्श? दादी की आवाज़ में तशवीश का अंसर शामिल हुआ। उन्होंने शीशा नीचे करके ड्राइवर से पूछा, जो गाड़ी का जायजा लेने में मगन था। साहब जी, गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया है। अहमद बख्श के दांत सर्दी की शिद्दत से बज रहे थे। पीछे आने वाली एम्बुलेंस भी रुक गई। आप लोग सामने वाले होटल में चले जाएं, मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर के मशवरे पर एहयान ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बारिश की एक तेज़ बौछार ने उसका इस्तकबाल किया। सर्दियों की इस बस्ताब रात में पहली दफ़ा एहयान को बारिश सख्त बुरी लगी। हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली हवा ने अच्छी खासी कपकपी की कैफियत पैदा कर दी थी। वो दाजी और बिस्मा सड़क पर बने उस छोटे से रेस्टोरेंट में चले आए। 2 मिनट की वॉक ने उन तीनों को अच्छा खासा भिगो दिया था। रात के 2 बजे इस होटल का मालिक 3 लोगों को आता देखकर हैरान हुआ। चाय मिलेगी? दादी की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। वॉशरूम किस तरफ है? दादी की बात पर होटल के मालिक ने एक तरफ इशारा किया। बिस्मा बेटा, आप बैठे हैं। दादी ने सामने रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया तो वो अफसुर्दा से अंदाज में उस तरफ चल पड़ी।
एहयान सामने लगे वॉश बेसिन की तरफ आ गया। नल खोलकर जैसे ही हाथ धोने के लिए नीचे किया, उसको झटका सा लगा। यख ठंडा पानी एक लम्हे को सारे हवास मुअत्तल कर गया। उसने झटके से हाथ पीछे किए और मजीद धोने का इरादा मुलतवी कर दिया। जैसे ही वो वापस आया, उसे एकदम झटका लगा। बिस्मा सामने मौजूद हाल में नहीं थी। कहाँ गई वो? एहयान परेशानी से होटल से बाहर निकला। मूसलाधार बारिश में वो सड़क के पास रुकी एम्बुलेंस का दरवाज़ा पकड़े बुरी तरह रो रही थी। सर्दियों की ठंडी यख रात में धुआंधार होने वाली बारिश के दरमियान एम्बुलेंस के पास खड़ी वो लड़की अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। उसके कंधों तक आते बाल और स्याह शाल बुरी तरह भीग चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? एहयान ने नाराज़गी से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया। उस लम्हे उसकी आंखों में इस कदर अजियत, वहशत और सरासीमगी थी कि एहयान ने खौफजदा होकर उसका बाजू छोड़ दिया। उसके चेहरे पर पहला कर्ब वो रात की इस तारीकी में भी देख सकता था। वो रो नहीं रही थी, बल्कि लम्हा लम्हा ख़त्म हो रही थी। वो अजियत की उस इंतहा पर थी जहाँ इंसान का रब्ता अपने इर्द गिर्द के माहौल और मौसमों से बिल्कुल कट जाता है। मामा प्लीज़ उठ जाएं। वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा पकड़े दीवानों की तरह रो रही थी। एहयान को सारी फ़िज़ा में ही सोगवार महसूस हुई। उसे लगा जैसे आसमान भी उसके गम में खुलकर रो रहा है। हर बूंद अश्कबार थी। टेक इट ईज़ी प्लीज़। उसने बेसाख्ता ही जज्बा हमदर्दी से मगलूब होकर उसे अपने बाजू के साथ लगाया, और वो तो वैसे ही होशो हवास से बेगाना थी। उसके बाजू पर हाथ रखे वो बुरी तरह रो रही थी। एहयान, बिस्मा। दाजी होटल की मंडेर के नीचे आकर बुलंद आवाज़ में बोले। एहयान ने आसगी से उसका बाजू पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ होटल की तरफ ले आया। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। उसके होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। बिस्मा। दाजी की आवाज़ पर पिन्हा दुख इस वक्त वो समझने से कासिर थी। जिस क़यामत से वो गुजर रही थी, वो लोग बस इसका अंदाज़ा कर सकते थे। बेवकूफ़ लड़की, सारे कपड़े गीले हो गए हैं तुम्हारे। दाजी के लहजे में शफकत की फरावानी थी। सॉरी अंकल। उसने बाजू की पुश से अपनी आंखों को बेदर्दी से रगड़ा। एहयान, इसका बैग निकाल कर लाओ गाड़ी से। वो 5 मिनट के बाद वापस आया तो वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। ड्राइवर गाड़ी का टायर तब्दील कर चुका था और इस वक्त सभी लोग खामोशी से चाय पी रहे थे। जब तक उन्होंने चाय ख़त्म की, वो अपना ड्रेस तब्दील करके आ चुकी थी। अब वो स्याह सूट पर स्याह रंग की शॉल ओढ़े हुए इस तारीख रात का कोई सोगवार सा हिस्सा लग रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठते ही हीटर चलाया तो गर्माइश ने अंदर का माहौल खासा बेहतर कर दिया। रात ने मरी के बुलंद वाला पहाड़ों की दिलकशी को छुपा दिया था। ड्राइवर अब बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। वो लोग जब मरी पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। बिस्मा का घर बूढ़ भन मरी के वाक़े एक छोटे से गाँव में था। गाड़ियाँ ऊंची नीची बल खाती सड़कों पर चलती हुई एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गईं। इस घर के मकीनों को शायद इस हादसे की इत्तला दे दी गई थी, इसलिए गाड़ियों की आवाज़ें सुनते ही 2-3 मर्द बाहर निकल आए, जबकि एक बूढ़ी सी खातून ने आगे बढ़कर बिस्मा को गले लगाया और एक दफ़ा फिर वे आवाज़ रोने लगी। मैयत को बड़े आराम से उतारा जा रहा था। उनके काफ़ी रिश्तेदार बाहर निकल आए थे। शाह जी, आप इधर आ जाए। बिस्मा के किसी बुजुर्ग रिश्तेदार ने एहतराम के साथ घर की बैठक की तरफ इशारा किया। एहयान दादाजी की पैरवी में अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल खासा गर्म था। आतिशदान में आग जल रही थी और छोटे से कमरे में 2 पलंग, 2 कुर्सियाँ और मेज़ रखी हुई थी। कमरे में राशि चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। आप लोग रेस्ट करें, हम लोगों को मैयत के हवाले से कुछ इंतजामात करने हैं। वो बुजुर्ग माजरत करके बैठक से निकल गए। थोड़ी ही देर के बाद गर्मा गर्म चाय, अंडे और ड्राई फ्रूट्स की ट्रे अंदर आ गई। चाय की तलब तो दोनों को थी, लेकिन बाकी चीज़ों को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। इस दौरान चंद और मर्द भी शाजी से मिलने के लिए आए और एहयान ने अंदाज़ा लगाया वो दाजी को बड़े एहतराम और अकीदत भरे अंदाज से मिल रहे थे। एहयान, सो जाओ। उनके कमरे से निकलते ही दाजी ने संजीदा लहजे में कहा तो वो खामोशी से लेट गया। दिमाग में अनगिनत सवालों ने हलचल मचा रखी थी, लेकिन इस ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त का ये नतीजा निकला कि वो अगले ही 15 मिनटों में गहरी नींद में था। अगली सुबह 9 बजे जाकर ही उसकी आंख खुली। वॉशरूम में गर्म पानी का छोटा सा टब रखा हुआ था। उसे पहली दफ़ा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ। शावर लेकर वो बाहर निकला तो सामने छोटे से टेंट में चंद लोग इकट्ठे थे। 10 बजे जनाजा था। बिस्मा के सारे ही रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। दाजी भी इस वक्त चंद बुजुर्गों के घेरे में थे। एहयान एक साइड पर बैठ गया। हमें 2-3 दिन यहाँ रहना होगा। जनाजे के बाद दाजी की संजीदगी से दी गई इतला पर वो हैरान हुआ। वो क्यों? बिस्मा के कुछ मामलात हैं जिनको निपटाना ज़रूरी है। दाजी की बात पर उसे याद आया कि रात से उसने दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखी। वो शायद ख़वातीन वाले हिस्से में थी। दाजी ने भी शायद उसकी सोच को पढ़ लिया था। उसकी तबीयत रात से खासी ख़राब है। डॉक्टर ने असाब को पुरसकून करने के लिए नींद का इंजेक्शन लगाया है। वो भी सो रही है। दाजी उसे इतला देकर खुद कुछ और मेहमानों के साथ ऐसे मसरूफ़ हुए कि फिर अगले दिन ही हाथ लगे। वो इस वक्त तक जीभ भरकर बोर हो चुका था। लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और वो साथ लाना भूल गया था। तंग आकर वो अगले दिन बाहर निकल आया। अब मौसम खासा खुशगवार था। मौसम सरमा की नरम धूप ने तमाम पहाड़ों पर बसेरा कर रखा था। वो पत्थरों पर चलता हुआ खासा दूर निकल आया। गांव के जनूबी साइड पर छोटा सा कब्रिस्तान था। सनोबर और चीड़ के दरख्तों के नीचे दूर दूर तक काफ़ी संगमरमर की बनी हुई कब्रें थीं, जो शायद यहाँ के भीगे मौसमों की वजह से बनाई गई थी। एक ताज़ा बनी हुई कब्र पर फातिहा करती लड़की को देखकर उसे काफ़ी हैरत हुई। बिस्मा, आप? वो उसे पहचान चुका था। कैसे हैं आप? वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। मैं तो ठीक हूँ। आपकी वालदा की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। उसने लगा हाथों अफसोस की रस्म निभाई। वो मेरी वालदा नहीं, दादी थी।
اس کی اطلاع پر اسے جھٹکا لگا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کیوں، شاہ جی نے نہیں بتایا آپ کو؟ اس کے سادہ سے انداز میں احیان کو طنز کی آمیزش محسوس ہوئی۔ وہ اب چل پڑی تھی۔ بتایا تو تھا، لیکن میں نے شاید غور نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی، استجابیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے شاہ جی نے آپ کو شاید ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ وہ کل کی نسبت آج خاصی کمپوز تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ ایکچولی میرے ذہن سے نکل گیا، شاید آج کل بزنس کی طرف زیادہ دھیان رہتا ہے میرا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اونچے نیچے بھاری راستے پر بڑی مہارت اور تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ احیان کو چلنے میں ذرا دشواری ہو رہی تھی۔ اچھا، اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ احیان کو مایوسی ہوئی۔ آپ کے اور بہن بھائی نظر نہیں آئے اس موقع پر؟ میں اکلوتی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ اوہ، وہ حیران ہوا۔ شاہ جی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اسے جھٹکا لگا۔ اگر دنیا میں انسانیت، ہمدردی اور انسان دوستی کی بنیاد پر بنائے جانے والے رشتوں کا کوئی نام ہے تو سمجھ لے شاہ جی کے میرے ساتھ یہی رشتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا سوچتے کا سوچتا رہ گیا۔ یار، یہ کیا فلم چل رہی ہے یہاں؟ اس نے تنگ آ کر عماد کو فون میں لا لیا۔ لگتا ہے داجی کا اس کی دادی مرحومہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے۔ عماد کی بات نے اسے ہلکی سی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ دل ایک دم بدمزہ ہو گیا۔ سست سے قدموں سے وہ اس کے گھر میں پہنچا۔ بیٹھک کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، بسمہ داجی کے سامنے والے پلنگ پر دل گرفتہ سے انداز سے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے۔ اپنی دادی سے ہی کچھ سیکھ لو، کتنی باہمت خاتون تھی وہ۔ تم ابھی سے حوصلہ ہار رہی ہو؟ داجی کی بات پر احیان نے چونک کر داجی کا چہرہ دیکھا۔ عماد کی بات نے اسے کوئی نہ کوئی سچائی محسوس ہوئی۔ ان کے جیسی تو میں مر کر بھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ خاصی دل گرفتہ لگ رہی تھی۔ احیان کو اس موقع پر اپنا آپ خاصا آکورڈ لگ رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر خود ہی داجی کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی اور کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ تمہیں اگر عطاء الرحمن پسند نہیں ہے تو میں خود تمہارے تایا سے بات کر لیتا ہوں۔ داجی کی بات پر وہ الجھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعی کسی گہری الجھن میں مبتلا تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بسمہ خالد ہے جو کورٹ میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کی تہہ تک ایک منٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں اس قدر شش و پنج کا شکار تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جاؤ، ریسٹ کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ داجی کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ داجی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو دنیا جہان کی بیزاری اپنے چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے مزاج آشنا ہونے کا دعویٰ یوں ہی تو نہیں کرتے تھے۔ کچھ نہیں۔ کب چلنا ہے یہاں سے داجی؟ وہ واقعی سخت بور ہو چکا تھا۔ بس 1-2 دن اور۔ ان کی بات پر اسے کرنٹ ہی تو لگا۔ کیا 2-4 دن اور؟ وہ ایک دفعہ مزید بدمزہ ہوا۔ تم اگر بور ہو رہے ہو تو میں تمہیں واپس بھجوا سکتا ہوں اسلام آباد۔ میں 1-2 دن بعد آ جاؤں گا۔ ان کی بات پر وہ جھنجلا اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی داجی، جب آپ نے مجھے ڈھنگ سے کوئی بات تو بتانی نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماروں؟ اچھا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ان کی اگلی بات نے احیان کو حیران کیا۔ یہ بسمہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بیزار سے انداز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق یا رشتہ داری ضرور ہو؟ داجی کے سنجیدہ انداز پر وہ چونکا۔ کوئی نہ کوئی تو لنک ضرور ہوتا ہے، ورنہ ہم کیوں کسی کے لیے ایسے خوار ہوں؟ احیان نے طنزیہ انداز سے انہیں دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا میں خوار ہو رہا ہوں؟ داجی کی بات پر وہ سٹ پٹا سا گیا۔ میں تو ہو رہا ہوں۔ وہ یہ بات صرف سوچ سکتا تھا، کہنے کی صورت میں داجی کی دل آزاری یقینی تھی، اس لیے وہ چپ رہا۔ بسمہ تمہارے تایا کی فیکٹری کے ایک مزدور کی بیٹی ہے۔ داجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ آج سے 20 سال پہلے جب بسمہ صرف 4 سال کی تھی، اس کے والد فیکٹری میں ایک کرین سے ٹکرانے سے اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ داجی نے آخر اپنی پوٹلی کھولی تھی۔ پھر وہ سخت حیران ہوا۔ تمہارے تایا نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تب بسمہ کی دادی زیتون بیگم روتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ داجی مضطرب انداز میں کھڑے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بے تاب انداز سے گویا ہوا۔ اس کی دادی نے بتایا کہ رشتہ داروں نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ بسمہ کے چاچا اور تایا بھی کسی قسم کی مالی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ داجی نے سنجیدگی سے اس کہانی کے کچھ اور پہلے کھولے۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ بسمہ کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش پر ہو گیا تھا۔ اس کی دادی اور باپ پر ہی اس کی ساری ذمہ داری تھی۔ پھر بس میں نے اس کے والد کی ماہانہ بنیادوں پر مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک اس کے والد زندہ رہے انہی کا میرے ساتھ رابطہ رہا۔ داجی نے مزید بتایا۔ اب کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہاں، آج سے کچھ سال پہلے جب بسمہ نے گریجویشن کیا تھا۔ داجی کی بات پر اسے مزید افسوس ہوا۔ تب اس کی دادی نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بسمہ لا پڑھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا اور اس کے فادر کی وفات کے بعد بھی اس کی جاب ہونے تک امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ احیان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جیسے ہی بسمہ پریکٹیکل لائف میں آئی تو اس کی دادی نے بتایا کہ اب انہیں مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کبھی نہیں ملے تھے ان سے؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ نہیں، داجی کی بات نے اسے حیران کیا۔ کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ میری تو کبھی بسمہ سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں اس کی دادی نے بہت عرصے کے بعد اسے بتایا تھا کہ گھر کے معاملات کس طرح سے چلتے رہے ہیں۔ تو اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ احیان نے الجھن بھرے انداز سے پوچھا۔ زیتون خاتون کے انتقال کے بعد اب ان کے سارے ہی رشتہ دار اٹھ کر آ گئے ہیں۔ اس کے تایا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بسمہ سے۔ انہوں نے اصل بات بتائی، جسے سنتے ہی احیان کو غصہ آ گیا اور
आप इन खुद गर्ज और मफाद परस्त लोगों में शादी करने का मशवरा दे रहे हैं मैंने उसे कभी मशवरा नहीं दिया, हमेशा उसकी राय का एहतराम किया है। वो मेरे लिए बिल्कुल अमारा की तरह है। दाजी ने अपनी इकलौती पोती का नाम लिया। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता कायम करने की जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था। एहयान का बेलाग तबसरा बिस्मा ने बैठक में दाखिल होते हुए बकायमी होशो हवास सुना था। वो जो खाने की ट्रे लिए अंदर आ रही थी उसे सामने देखकर एहयान एकदम सटपटा सा गया। दाजी खाना। बिस्मा की बात पर एहयान बुरी तरह चौंका। बिस्मा ने उन्हें शाजी से दाजी कहना कब शुरू किया उसे पता ही नहीं चला। मेज़ पर रख तो बैठा, मैं हाथ धोकर आता हूँ। दाजी फ़ौरन वॉशरूम की तरफ बढ़े। कुछ बातें कहना जितना आसान होता है उन पर अमल दरामद करना उतना ही मुश्किल। वो एहयान से मुखातिब हुई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ना कमरा अदालत में, ना ज़िंदगी के मैदान में। एहयान की बात पर उसने चौंक कर उस शख्स का चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल दाजी की तरह थी। ये कोई अदालत का कटहरा नहीं है जहाँ मैं दलाइल के साथ मुखालिफ ग्रुप को लाजवाब कर दूँ। ज़ाती ज़िंदगी में इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। बिस्मा की बात पर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट एहयान के चेहरे पर उभरी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दूसरों की पसंद नापसंद पर दाव पर लगाना भी कोई अक्लमंदी नहीं। वो दाजी को वॉशरूम से बाहर निकलते देखकर खुद भी हाथ धोने के लिए बढ़ गया, लेकिन जाते जाते वो बिस्मा को किसी गहरी सोच में मुब्तला कर गया था। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ खाओ ना, दाजी ने मोहब्बत भरे अंदाज से उसे कहा। वो चौंकी। नहीं दाजी, मुझे भूख नहीं है, और कमरे से निकल गई। तुम करोगे बिस्मा से शादी? दाजी ने खाना खाते हुए बड़े आम से अंदाज से अचानक पूछा। उसके हाथ से निवाला गिर गया। क्या कहा आपने? एहयान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। मैंने पूछा है तुम बिस्मा से शादी करोगे? दाजी ने एक दफ़ा फिर मुकम्मल इत्मीनान से पूछा। दूसरी तरफ बिस्मा जो कि स्वीट डिश लिए हुए दोबारा बैठक की तरफ आ रही थी। दाजी की बात सुनकर उसे झटका सा लगा। वो दरवाजे के पर्दे के पीछे ही रुक गई। दाजी मजाक कर रहे हैं आप? एहयान संभल कर बोला। तुम्हारा और मेरा मजाक का रिश्ता है क्या? दाजी ठीक ठाक बुरा मान गए। आई एम सॉरी दाजी, मुझे ये प्रपोजल कुछ मुनासिब नहीं लग रहा अपने लिए, उसने साफ गोई से जवाब दिया। बाहर खड़ी बिस्मा को धचका सा लगा। इसलिए कि उसका बाप मजदूर था? दादी की बात पर एहयान ने खामोशी से सर झुका लिया। मुझे तो आज पता चला है कि तुम भी अपने वालिदैन की तरह ही स्टेटस कॉन्शियस हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने लिए बेहतर फैसला कर सकते हो। एहयान की मुसलसल खामोशी इस बात की गवाह थी कि दादी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी बिस्मा को ऐसे लगा जैसे मरी के सारे पहाड़ उड़ते हुए उसके वजूद से आ टकराए हों। उसका वजूद हज़ारों हिस्सों में तकसीम हो रहा हो। वह अजियत की इंतहा पर थी। स्वीट डिश लेकर पलट गई थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे कई साल पहले एक क्रेन उसके बाप के वजूद से टकराई थी और उन्हें अपाहज कर गई थी। आज बहुत सालों के बाद एक बुलडोज़र उसके वजूद के परखचे उड़ा गया था। बिस्मा खालिद को पहली दफ़ा महसूस हुआ अला तलीम, अच्छी जॉब और माशरे में मौजूद बेहतरीन मुकाम भी कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा किसी भी शख्सियत को अहमियत देने के लिए उसके शजरा नसब में जो चीज़ पहले खंगालेगी वो उसके अबाओ अजदाद का स्टेटस और माशी हैसियत होगी। वो कितनी भी लैंड लॉर्ड क्यों ना हो। उसके मुखालफिन और हासदीन हमेशा उसे खालिद मुगल मजदूर की बेटी के हवाले से मुतारिफ करवाएंगे। इस सोच ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसकी आंखों से काफ़ी देर तक बेआवाज़ आंसू बहते रहे और फिर कुछ सोचकर वो दादी के कमरे की तरफ भर गई। वो दोनों अब पहली मंजिल पर मौजूद कमरे में क़याम पजीर थे, क्योंकि मेहमानों की बार बार आमदोरफ्त की वजह से बैठक में दादी को खासी डिस्टर्बेंस का सामना था। मेरा ख्याल है दादी, अब्दुर्रहमान के रिश्ते में बज़ाहिर कोई खामी भी नहीं है। वो बर्तन उठाने आई तो उसका पूरे एतमाद अंदाज दादी के साथ साथ एहयान को भी चौंकने पर मजबूर कर गया। एहयान ने हल्का सा बुखलाकर उसका चेहरा देखा जो सपाट था, लेकिन आंखें सुर्ख थी। एहयान को हल्की सी नदामत का एहसास हुआ, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन। दादी हल्का सा अटके। तो क्या हुआ? वो फीके से मुस्कुराई। मेरी डिग्रियां है ना। इसने बात को मजाक का रंग देने की नाकाम कोशिश की। लेकिन तुम उससे अच्छे के लिए डिज़र्व करती हो बिस्मा, दादी ने खलूस से दिल से कहा, जिसकी तस्दीक एहयान के दिल ने भी फ़ौरन की। दादी और बिस्मा के दरमियान इस मौजू पर बाकायदा एक बहस शुरू हो गई थी और इस गुफ्तगू के दौरान एहयान अपनी पोजीशन खासी ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। इसलिए उसने साइड मेज पर रखा एक पुराना सा अखबार उठाया और ज़बरदस्ती उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अरे छोड़े दादी, सोसाइटी के अपने मेयारात है। बिस्मा खालिद LLM के बाद कहीं मजिस्ट्रेट भी लग जाए रहेगी तो खालिद मुगल मजदूर की बेटी ना। उसके इस्तेज़ाइया अंदाज पर एहयान के साथ साथ दादी को भी झटका लगा। दादी ने गिलामेज़ निगाहों से एहयान की तरफ देखा, जो वो खिलाकर प्रॉपर्टी डीडिंग के इश्तहारात पर बाकायदा झुक सा गया था। अब वो ज़बरदस्ती खाली दिमाग के साथ इन इश्तहारात को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ? दादी ने लापरवाह अंदाज से अपने सामने खड़ी बिस्मा को देखा, जो कुछ बिखरी बिखरी सी लग रही थी। ये सब इंसान के अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वो दूसरों की ज़ात में तलाश करता है। दादी ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की। कुछ भी हो, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, वरना लोग उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगते हैं। वो खाली बर्तन ट्रे में रखकर फ़ौरन कमरे से निकल गई। उसका लहजा खासा जिताता हुआ था। कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? दादी ने हल्का सा घबरा कर एहयान का परेशान चेहरा देखा। मैं क्या कह सकता हूँ, उसने साफ दामन बचाया। अब इतनी बुरी भी नहीं है बिस्मा कि तुम कुछ कह ही ना सको। दादी को ना जाने क्यों उस पर गुस्सा आया। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? एहयान का मजाज बढ़म हुआ। मैंने अभी खुलकर बात नहीं की
और आपने फ़ौरन मुझ पर स्टेटस कॉन्शियस होने का फतवा भी लगा दिया। एहयान ने बुरा सा मुँह बनाकर एहतजाज किया। आप भी बाज़ दफ़ा हद करते हैं दाजी, तो तुम्हारा उस बात का क्या मतलब था? दाजी ने कड़े तेवरों से अपने पोते को देखा जो बच्चों की तरह मुंह फुलाए हुए बैठा था। मैंने तो इन हालात में इस तरह शादी करने को नामुनासिब कहा था, लेकिन आपने आओ देखा ना ताओ और मुझे खड़ी खड़ी सुनानी शुरू कर दी। वो नाराज़गी के बाकायदा इजहार के लिए कमरे से बाहर निकल गया। दालजी हक्का बक्का रह गए। वो जैसे ही बाहर निकला उसने बिस्मा को ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए देखा। वो नीचे वादी की तरफ जा रही थी। एहयान अपनी सोचों में गुम उसके पीछे चल पड़ा। वह चलते चलते रुकी और एक साइड पर रखे बड़े से पत्थर पर बैठ गई। एहयान को एकदम ही अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। पहले तो वो दाएं बाएं यूं ही देखता रहा और फिर वो फितरत के खूबसूरत नज़ारों में खो गया। उसने अपने सेल फोन पर से इर्द गिर्द के माहौल की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। बिस्मा जिस जगह पर बैठी थी उसके बिल्कुल सामने वाले पहाड़ से एक आबशार तसलसल से बह रही थी। पानी के गिरने की आवाज़ खामोशी में चार तरफ फैल रही थी। एहयान ने अपने सेल फोन से इस आबशार की चंद खूबसूरत तस्वीर बनाई। वो एक ख़ास जाविये से इस पहाड़ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही अपने सेल फोन के कैमरे का बटन दबाने के लिए हाथ रखा, उसी लम्हे बिस्मा ने अपनी गर्दन मोड़कर अचानक उसकी तरफ देखा। एहयान के कैमरे का बटन दब चुका था और मंजर उसके अंदर कैद हो गया। बिस्मा के चेहरे पर पहले हैरत और फिर बेसाख्ता नागवारी के असरात उभरे। आई एम सॉरी, मैं आपकी नहीं, सामने मौजूद पहाड़ की तस्वीर ले रहा था। एहयान ने एकदम शर्मिंदा होकर वजाहत दी। मैं जा रही हूँ, आप अब इत्मीनान से जितने चाहे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। वो उसके पास से गुजरते हुए उसे मजीद खजालत का शिकार कर गई। एहयान खामोशी से उसी पत्थर पर बैठ गया जहाँ कुछ देर बाद पहले बिस्मा बैठी हुई थी। वो कुछ देर पहले की शर्मिंदगी के एहसास को ख़त्म करने के लिए अपनी बनाई हुई तस्वीरें देखने लगा। फितरत का हुस्न अपनी तमाम तरानाइयों के साथ उसके कैमरे में महफूज हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरों पर एक नज़र डालता हुआ एक तस्वीर पर जो रुका तो उसकी नज़रें पलक झपकना भूल गईं। खूबसूरत सी आबशार के सामने बड़े से पत्थर पर बैठी वो लड़की गर्दन मोड़े पीछे की तरफ देख रही थी। उसकी सहरंगेज आंखों में हैरानगी का एक जहानाबाद था। बड़ी बड़ी सी आंखों की गहराई कैमरे की आंख में किसी हद तक नजर आ रही थी। एहयान को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि उसकी आंखें मद्दे मुकाबल को बेबस कर देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। उसका दिल एक अनोखी सी लय पर डरका। एहयान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द मौजूद फितरत के तमाम तर अनासिर, पहाड़, दरख्त, सब्ज़ा, पत्थर, हर चीज़ ही उसके ऊपर हंस रही थी। वो बौखला कर खड़ा हो गया। दिलो दिमाग दोनों ही बेकाबू से बाहर हो रहे थे। हर तरफ उसे बिस्मा की हैरान आंखें नजर आ रही थीं। क्या दो आंखों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो अगले बंदे को एक लम्हे में जेर कर ले? वो एक ही बात सोचे जा रहा था, पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है। उसने फिर घबरा कर अमाद को कॉल मिलाई। कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो गया मेरे शहजादे को? अमाद उसका जिगरी दोस्त था, इसलिए बेतकल्फी से छेड़ बैठा। बको मत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह पर बिस्मा खालिद का चेहरा उग आया है। उसने चारों तरफ खौफजदा नज़रों से देखते हुए आहिस्तगी से अमाद को कहा। दिल में ये खौफ कहीं छुपा हुआ था कि ये इसका इलाका है, यहाँ की हर चीज़ उसकी है। कोई भी एहयान के दिल की मुखबरी आराम से कर सकता है। मेरी मानो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस आ जाओ। अमाद का मशवरा उसे जहर लगा। मेरा तो दिल कर रहा है मुस्तकिल यहीं कहीं डेरे डाल लूँ। उसके मुंह से बेसाख्ता फिसला। फिर ऐसे करो, अपनी दूसरी नई फैक्ट्री के लिए यही जगह कहीं पहाड़ों के दरमियान देख लो। अमाद ने मुफ्त का मशवरा दिया। मैंने फैक्ट्री बनानी है, काला बाग डैम नहीं, इसलिए तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। एहयान को इस वक्त कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। बेटा, महबूब के नगर की गलियाँ, कूचे, बाजार, हवाएं सारी ऐसी ही लगती हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अमाद अब खुलकर उसका मजाक उड़ा रहा था। मैंने तो लगता है अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली जो ये बात तुमसे शेयर कर बैठा। एहयान ने ठीक ठाक बुरा मानकर फ़ोन बंद कर दिया। ठीक 1 मिनट बाद अमाद की दोबारा उसे कॉल आने लगी जो एहयान ने बुरे तरीके से रिजेक्ट करके फ़ोन की आवाज़ ही बंद कर दी। तुम्हारे साथ कोई मसला है एहयान? रात को दाजी ने अचानक ही उसे मुखातिब किया। वो जो पलंग पर लेटा एक दफ़ा फिर सेल फोन से अपनी बनाई हुई तस्वीरें देख रहा था, एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्यों, क्या हुआ दाजी? उसने सवालिया निगाहों से दाजी की तरफ देखा जिनकी खोजती निगाहें अपने पोते पर टिकी हुई थी। पिछले 1 घंटे से तुम सेल फोन पर पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें देखने में मगन हो। क्या कोई ख़ास फोटोग्राफी कर ली है? दाजी ने लगता था उसका बगौर मुशाहिदा किया था। नहीं दाजी, बस ऐसे ही इधर उधर की तस्वीरें हैं। उसने साफ डालने की कोशिश की जो खासी महंगी पड़ गई। अच्छा, ज़रा मुझे भी तो दिखाए। दादी की बात ने उसके छक्के छुड़ा दिए। अरे आप क्या देखेंगे इसे? उसने दानिस्ता लापरवाह अंदाज अपनाया। ये बताएं बिस्मा के रिश्ते का क्या बना? वो एक दफ़ा फिर लेट गया। मेरा ख्याल है अब्दुर्रहमान के साथ उसकी बात पक्की हो गई है। दादी की बात पर एहयान का सारा सुकून गारत हुआ। वो फ़ौरन उठ बैठा। वो जो लंबा सा पहाड़ी लड़का था? एहयान को एकदम ही गुस्सा आया। हाँ, वही जिसकी मॉल रोड पर बर्गर की शॉप है। बिस्मा के ताया का बेटा है। दादी ने मजीद इजाफा किया। वो लड़का बिस्मा के लिए किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। वो जो चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रही थी, उसने बकामी होशा हवास से एहयान का जुमला सुना। दादी और वो दोनों उसे एकदम सामने देखकर गड़बड़ा से गए। एहयान ने फ़ौरन ही सेल फोन मुंह के आगे कर लिया। मुनासिब या नामुनासिब का फैसला लोग नहीं, वक्त और हालात करते हैं। उसने चाय की प्याली एहयान की तरफ बढ़ाते हुए उसे बराह रास्त मुखातिब किया। एहयान एक लम्हे को सटपटा सा गया। वो दादी के सामने उसे ज़रा कम ही मुखातिब करती थी, लेकिन आज तो उसके सारे ही अंदाज बदले हुए थे। तुम ठीक कह रही हो बेटा,
दाजी ने संजीदगी से मजीद इजाफा किया। बाज़ दफ़ा वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ होता है और वक्त के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। दाजी ने संजीदा अंदाज में तबसरा किया, और बाज़ दफ़ा हालात भी इंसान को बेबस कर देते हैं। उसने चाय की ट्रे छोटी मेज़ पर रखते हुए कहा। वो और दाजी दोनों चुप रहे। कमरे में एक महसूस की जाने वाली खामोशी चारों तरफ फैल गई थी। तीनों ही एक दूसरे से नज़र चुरा रहे थे। इस खामोशी को तोड़ने की जुर्रत बिस्मा ने ही की। रात के खाने में आपके लिए हलीम बनवाऊं दाजी? बिस्मा का हल्का फुल्का अंदाज एहयान को सुलगा गया। अरे नहीं बेटा, हम लोग अब चाय पीकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। दाजी की अगली बात पर एहयान को जोरदार सा झटका लगा। उसके हाथ में पकड़ी प्याली से थोड़ी सी चाय छलक कर उसके दूसरे हाथ पर जा गिरी। उसके मुंह से बेसाख्ता सी की आवाज़ निकली। बिस्मा बेख्तियार उठी। उसने फ़ौरन ही अपने दुपट्टे से उसका हाथ साफ किया। दुपट्टे पर चाय के बड़े वाजे दाग लग गए थे। हाथ ज़्यादा तो नहीं जला? दाजी फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। हाँ तो नहीं, लेकिन आप दोनों की बातें मेरा दिल ज़रूर जला गई हैं। वो ये जुमला दिल ही दिल में सोच कर रह गया। उसने नफ़ी में सर हिलाकर दाजी को तसल्ली दी। आप ये बरनौल लगा लें, हाथ पर आबला नहीं बनेगा। वो अंदर से एक क्रीम उठाए दोबारा उसके पास आई। जितने आबले इस वक्त मेरे दिल पर बन चुके हैं, इन पर वक्त ही मरहम लगा सकता है, ये बरनौल नहीं। अहियान ये फिक्रा भी दिल ही दिल में सोच कर रह गया। इधर दिखाए, मैं लगा देती हूँ। वो खासी पूरी एतमाद थी। इट्स ओके। अहियान ने बड़े मुख्तात अंदाज से उससे बरनौल पकड़ी और अपने हाथ पर लगानी शुरू कर दी। अहियान बेटा जल्दी करो, हमें निकलना है। दाजी का उजरत भरा अंदाज आज अहियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दाजी वो सब खासा ख़राब है आज। बिस्मा ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। स्याह बादल बूढ़ बन की फिजाओं को अपनी लपेट में ले चुके थे। अहियान ने मशकूर निगाहों से उसकी तरफ देखा। अरे नहीं बेटा, मरी में तो मामूल का मौसम है। दाजी ने उसकी बात को चुटकियों में उड़ाया। मेरा तो ख्याल है आप लोग सुबह निकल जाए, अब तो वैसे भी रात के 10 बजने वाले हैं। बिस्मा की बात पर उसने फौरी ताइदी निगाहों से दाजी की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो अहियान? दाजी ने अचानक ही उसे मुखातिब किया। जो आपकी मर्जी दाजी। उसने अपनी तरफ से फरमाबरदारी का भरपूर मुजाहरा किया, जो आज की तारीख में उसे खासा महंगा पड़ गया। मेरा तो ख्याल है बस अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं। दाजी की बात पर वो एक दफ़ा फिर बेसुकून हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है दाजी। बिस्मा ने अपनाइया से उनकी बात रद्द की। मुझे टेंशन रहेगी, सुबह इत्मीनान से चले जाइएगा। वो ट्रे में कप रख कर अब आराम से कमरे से निकल गई थी। इसने अब क्या सोचा है? अहियान ने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए मुख्तात अंदाज से दाजी को मुखातिब किया, जो वहाँ रखी किताबों में से एक किताब उठाकर मुताला शुरू कर चुके थे। किसने? दाजी ने हैरानगी से अहियान को देखा, जो गर्म कंबल में घुसा बैठा था। बिस्मा ने। वो हल्का सा गड़बड़ाया। किस चीज़ के बारे में? दाजी ने आज कोई बात भी खुद से ना समझने की कसम खा रखी थी, यही कि वो इस्लामाबाद में कैसे रहेगी। पहले तो उसकी दादी साथ थी। अहियान ने खुद ही ढीठ बनकर तफसील से बात का आगाज़ किया। मैंने पूछा था उससे। दाजी ने किताब बंद की। कह रही थी कि कोई बेवा पुप्पो हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, वो उसके साथ जाएंगी। ओह, अहियान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। वैसे तुम्हें बैठे बिठाए कहाँ से बिस्मा की टेंशन स्टार्ट हो गई? दाजी ने खोजती निगाहों से उसे देखा तो वो फ़ौरन अपने सर पर झुक गया। मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसने फ़ौरन बात बदलने के लिए मजीद कहा। सुबह कितने बजे निकलना है? बस नाश्ता करते ही निकल पड़ेंगे। दाजी ने जमाई ली और किताब बंद कर दी। वो अब सोने लगे थे। अहियान ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। दाजी 15 मिनट के बाद ही गहरी नींद में थे। वो दोनों आज उनकी पहली मंजिल पर बड़े कमरे में थे, जिसके आगे छोटी सी टेरेस नुमा गैलरी थी। अहियान उठकर उस गैलरी की तरफ चला आया। मई का मौसम आज हड्डियों को चीर देने वाली सर्दी पर मुश्तमिल था, लेकिन अहियान आज मौसमों की शिद्दत से बेनियाज था। तेज़ बरसती हुई बारिश के साथ ठंडी और यख हवा ने उसकी सारी नींद गारत कर दी। वह ग्रिल को पकड़कर झुककर गली में देखने लगा। हर चीज़ रात की तेरगी में डूबी हुई थी। कहीं कहीं घरों में जलते हुए बल्ब दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पहाड़ों पर नन्हे नन्हे सैकड़ों दिए जलाकर रखते हों। यहाँ का मौसम इंसान की तबीयत को बहुत अपसेट कर देता है। आप अंदर चले जाएं। वो स्याह रंग की शाल ओढ़े साथ वाले कमरे से बाहर निकली और बिल्कुल उसके बराबर आन खड़ी हुई। आपके गेस्ट चले गए? अहियान ने घर में फैली हुई खामोशी से अंदाज़ा लगाया। जी, सब चले गए। वो हाथ आगे करके बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। यहाँ हर वक्त के गीले मौसमों से आपको वहशत नहीं होती? अहियान ने अपने से कुछ फासले पर खड़ी लड़की को गौर से देखा, जो आज उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। मैं यहाँ रही ही कब हूँ? वो संजीदगी से गोया हुई। बस कभी कभार दादी के साथ छोटी बड़ी ईद पर आना होता था। अब तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों? अब तो आपने मुस्तकिल डेरे ही यहीं डालने का प्रोग्राम बना लिया है। अहियान के लहजे की कार्ड पर वो हल्का सा चौंकी। क्या मतलब? उसने भवें उचका कर देखा। आपके अब्दुर्रहमान साहब जो यहीं रहते हैं। अहियान के तंजिया लहजे पर एक महबम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। आपको अब्दुर्रहमान के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है? उसने अहियान को सरासर चिढ़ाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में वापस आ रही थी। अहियान को उस बात का अंदाज़ा हो रहा था। वो अब मज़े से दोनों हथेलियाँ फैलाए बारिश के कतरे समेट रही थी। मैं भला क्यों उससे चिढ़ने लगा? मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? वो साफ मुकर गया। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ। उसने भी मज़ीद बहस नहीं की। मेरा ख्याल है आप अंदर चले जाएं, ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। उसका फिक्रमंद अंदाज अहियान को अच्छा लगा था। तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने फ़ौरन डायलॉग मारा। फ़र्क मुझे नहीं, आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप इन मौसमों के आदी नहीं। वो लापरवाही से गोया हुई। अब इतना भी नाजुक मिजाज नहीं हूँ मैं लड़कियों की तरह। उसने अपनी तरफ से खासा फखरिया अंदाज अपनाया था, जो उसे फ़ौरन महंगा पड़ गया।
सर्दी की शिद्दत से नाक में खारिश हुई और अगले ही लम्हे वो लंबी लंबी छींकें मार रहा था। बिस्मा खुलकर मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। फ्लू तो मुझे शाम से था। एहिया ने साफ झूठ बोला। जी मुझे अंदाज़ा है, जब आप तस्वीरें बना रहे थे खासी तबीयत ख़राब थी आपकी। बिस्मा के तंज़िया अंदाज ने एहियान की तबीयत साफ़ की। बाय द वे, आपने कहीं कानून की डिग्री के साथ साथ एडिशनल तंज़ियात की डिग्री तो नहीं ले रखी? वो बुरी तरह से चिढ़ा। अभी ली तो नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में लेने का इरादा ज़रूर है, वो मुकम्मल इत्मीनान से बोली। एहियान चुप रहा। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि उससे बहस में जीतना आसान नहीं। आप अंदर चले, मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। उसने बात बदली। नो थैंक्स, उसने नाराज़ लहजे में मज़ीद कहा। आप अंदर जा सकती हैं, मैं अभी कुछ देर यहीं रुकूंगा। वो जमकर खड़ा हो गया। हालांकि सर्दी की शिद्दत से पूरा जिस्म दुहाई दे रहा था, लेकिन एक लड़की के सामने उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इस बात को तस्लीम कर ले। बिस्मा ने कुछ लम्हे बगौर उसका चेहरा देखा। आप शक्ल से इतनी ज़िद्दी लगते तो नहीं हैं। मैं जितना ज़िद्दी हूँ इतना तो वाकई शक्ल से नहीं लगता, लेकिन आप मेरी मम्मी से या दादी से पूछ सकती हैं। अहियान की बात पर वो हैरान हुई। एक दफ़ा किसी चीज़ का इरादा कर लूँ तो फिर पीछे पलटता नहीं हूँ, उसने मज़ीद कहा और सर उठाकर आसमान को देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने फुल रफ्तार से आसमान का शावर खोल रखा हो। बारिश पूरी कुव्वत से बरस रही थी। वो खामोशी से अंदर चली गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अहियान को ऐसा लगा जैसे वो किसी नज़र के हिसार में है, और ये नज़र बिस्मा के अलावा किसकी हो सकती थी भला? इसी खुशफहमी की वजह से वो ढीठ बनकर वहीं खड़ा रहा। ठंड से पूरा जिस्म पकड़ने को करीब था, लेकिन अना की जंग में हथियार डालना आसान नहीं था। ये ले ग्रीन टी और पैनाडोल। वो 10 मिनट के बाद गर्मा गर्म ग्रीन टी के साथ हाजिर थी। अहियान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देख रही थी। ले लें, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिला रखा। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर अहियान ने कुछ सोचकर कप उससे पकड़ लिया। इधर रूम में आकर बैठ कर पी लें तो मेरी ज़ात पर बड़ा एहसान होगा आपका। अहियान ने उसकी तरफ देखा जो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। वो कुछ सोचकर उसके पीछे चला आया। कमरे में अंदर दाखिल होते ही पूरे जिस्म को सुकून का एहसास हुआ। एक अंगीठी में काफ़ी सारे कोयले दहक रहे थे, जिन्होंने कमरे का माहौल खासा गर्म कर रखा था। अहियान को अंदर आकर फ़ौरन एहसास हुआ कि वो बाहर खड़ा होकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का मुर्तकिब हो रहा था। सामने पलंग पर उसकी फूफो गहरी नींद सो रही थी। वो खामोशी से आकर बैठ गया और ग्रीन टी पीने लगा। वो किसी सोच में गुम थी। खाली कप रख कर वो खड़ा हुआ तो बिस्मा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसकी एक नज़र में अजीब सा जहान आबाद था। अहियान के दिल को कुछ हुआ। वो घबरा कर कमरे से निकल गया। बारिश रुक चुकी थी। वो कुछ लम्हे के लिए फिर बाहर गैलरी में आकर खड़ा हुआ। वो उसके पीछे आई थी। अहियान को यूँ महसूस हुआ जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। क्या बात है बिस्मा, कुछ कहना है क्या? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। नहीं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अपना ख्याल रखें और जाकर सो जाएं। वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं और वापस पलट गई। अहियान झुंझलाकर अपने कमरे की तरफ भर गया। पलंग पर काफ़ी देर बैठने के बाद जाकर उसे नींद आई। अगली सुबह वो बुखार के साथ बेदार हुआ। तुम्हें तो वाकई बहुत तेज टेम्परेचर है। दादी ने उसका माथा छूकर फिक्रमंदी से कहा। तो आपका क्या ख्याल है? मैं मजाक कर रहा था। वो रूठे हुए बच्चे की तरह कंबल ओढ़कर बैठ गया था। किसने कहा था आधी रात को बिस्मा के साथ गैलरी में खड़े होकर शोखियाँ मारो? दादी की बात पर उसे करंट सा लगा। उसने फ़ौरन नज़र उठाकर दादी की तरफ देखा, जो टूथपिक अपने दांतों में घुसाए मज़े से खिड़की के पास खड़े थे। आपको किसने बताया? वो शर्मिंदा हुआ। जवान जहाज औलाद साथ हो तो वालिदैन को नज़रें खुली ही रखना पड़ती हैं। उन्होंने शरारती अंदाज से उसे मज़ीद खिफत में मुब्तला किया। बहुत ही तेज़ और चालाक किस्म के वालिदैन ये काम आंखें बंद करके भी सरअंजाम दे सकते हैं। वो मुंह बनाकर गोया हुआ। अब बीमारी का बहाना बंद करो और अपना सामान इकट्ठा करो, ड्राइवर आने वाला है। वो मुस्कुराए। आपका क्या ख्याल है मैं यहाँ बहाना बनाकर बैठा हूँ? ऐसी भी कोई जन्नत नहीं है ये। वो सुस्त से अंदाज से खड़ा होगा। इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि दादी आज खासे रिलैक्स मूड में है, और जब भी उनका ऐसा मिजाज होता वो अहियान से ऐसे ही छेड़छाड़ करते थे। अच्छा, मुझे तो लगता है तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया है यहाँ। वो अपना सूट अलमारी से निकालते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोले। मुझे तो लग रहा है आप किसी बेवा शेवा के चक्कर में बैठे हैं यहाँ। अहियान ने भी अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाए। अस्तगफिरुल्लाह, वो बेसाख्ता पलटे। मैं तुम्हारा दादा हूँ, कोई लफंटर दोस्त नहीं हूँ। उन्होंने याद दिलाया। पता है मुझे सब। वो नाराज़ अंदाज से अपने बैग में सारी चीज़ें ठोंस रहा था। फ्लू से बुरा हाल था, ऊपर से दादी की बातें उसे तीर की तरह लग रही थी। वो हल्का सा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। दादी, ड्राइवर ने नाश्ता कर लिया है। रॉयल ब्लू कलर की शॉल में वो खासी अफसुर्दा और थकी थकी सी लग रही थी। ये हमारा लड़का भी लड़कियों की तरह बीमार होकर बैठ गया है, कोई अच्छा डॉक्टर होगा यहाँ। दादी का जुमला अहियान को जहर लगा। बिस्मा ने चौंक कर अहियान की शक्ल देखी और ज़ेर लब मुस्कुराई। शायद रात वाली बात याद आ गई। जी दादी, मॉल रोड पर है हॉस्पिटल। अब ऐसा भी बीमार नहीं हूँ कि अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए। उसने नागवारी से अपने बैग की जिप बंद की। लगता है तबीयत ज़्यादा ख़राब है इनकी। बिस्मा ने परेशानी से दादी की तरफ देखा। तबीयत नहीं, नीयत ख़राब लगती है मुझे इसकी। दादी हंसे। अहियान ने खफकी भरे अंदाज से उनकी तरफ देखा और अपना बैग उठाकर एहतजाजन कमरे से निकल गया। दादी अब बेख्तियार हंस रहे थे। बिस्मा ने हैरानगी से दादी की तरफ देखा। इनको क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभार मेरे साथ मस्तियाँ करता है ये। दादी के लहजे में अहियान के लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था। बिस्मा को बेख्तियार उस पर रश्क आया। बस बेटा, अब आप भी संडे को पहुंचे और अपने काम पर वापस आएँ। ज़िंदगी इसी का नाम है। दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहा। थैंक यू दादी,
آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ بسمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داجی بھی کہتی ہو اور ایسی باتیں بھی کرتی ہو، داجی نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ وہ مشکل مسکرائی اور ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ احیان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منہ پھلائے سنجیدہ سے انداز سے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ احیان فوراً باہر نکل آیا۔ تھینک یو۔ بسمہ نے نظر اٹھا کر احیان کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے کھڑا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف، وہ آہستگی سے بولا اور گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ داجی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ احیان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جیسے گاڑی ان گلیوں سے نکلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ جب 1.5 گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے، احیان اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنے سوچے وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ تم انسان کب بنو گے؟ عماد نے اس دن اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ دونوں لنچ پر اکٹھے تھے۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے نہیں، تمہارے جیسے کسی اور شخص سے بات کر رہا ہوں۔ عماد نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں لگے کہ میں وہی احیان ہوں؟ اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ کم از کم اپنی خود ساختہ سنجیدگی کا چولہا اتار کر پھینکو اور اپنے پیچھے دیکھو، پتھر کے ہو جاؤ گے۔ عماد کے شرارتی انداز پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بسمہ خالد اپنے کزن عبدالرحمن کے ساتھ موجود تھی۔ احیان کی ساری بھوک اڑ گئی۔ یہ کس پینڈو کے ساتھ بیٹھی ہے جس نے جینس کے ساتھ کھیڑی چپل پہن رکھی ہے؟ عماد نے ہلکے ہلکے انداز سے پوچھا۔ کزن ہے اس کا، احیان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اگلی بات وہ دانستہ چھپا گیا۔ وہ عماد کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا یہ بسمہ کا منگیتر بھی ہے، شکل سے ہی خاصا شوخا اور ایل مینرڈ لگ رہا ہے۔ عماد کو نہ جانے کیوں وہ بسمہ کے کزن کی حیثیت سے بھی بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا؟ احیان نے زبردستی نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہیں تو پہچانتا ہوگا، عماد نے اچانک پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ احیان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ ویسے تم نے اتنی بور جگہ پر اتنے دن گزار کیسے لیے؟ عماد نے دلچسپی سے پوچھا۔ خیر ایسی بھی اب کوئی بور جگہ نہیں تھی، اسپیشلی بسمہ کا گاؤں تو بہت خوبصورت ہے، خوبصورت لوگ جہاں پر ہوں گے وہ جگہ تو خود بہت اچھی لگنے لگتی ہے۔ عماد نے اسے چھیڑا تو اس نے نوالا نگلنے کے لیے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کوئی محبت کے جراثیم تو نہیں لگوا کر لے آئے وہاں سے؟ عماد اصل بات تک پہنچ ہی گیا۔ یہ تو وائرل بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، مجھے لگ گئی تو کیا ہوا؟ احیان اتنی آسانی سے مان جائے گا اس کا عماد کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ فش کا ٹکڑا کانٹے پر لگائے ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ فضا میں معلق تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے بہترین دوست کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کا سکون غارت کر کے اب اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم سیریس ہو؟ عماد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھانا کھا کر باہر نکل آئے تھے۔ محبت نان سیریس لوگوں کا کام تھوڑی ہے۔ اس نے CDs کی ترتیب بدلنا شروع کر دی۔ کون ہے وہ؟ عماد کو اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہی جو کمرہ عدالت میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتی۔ احیان نے غیر سنجیدہ انداز سے کہا۔ فکر مت کرو، تم دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ تمہیں گھر میں بھی بات نہیں کرنے دیا کرے گی۔ عماد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ احیان کی بات پر عماد نے بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ پیچھے آنے والے بندے نے اپنی گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر سخت احتجاج کا اظہار کیا۔ گاڑی تو چلاؤ یار، عین سڑک کے درمیان روک لی ہے۔ احیان جھنجھلایا۔ جب ایسی خوفناک باتیں کرو گے تو گاڑی کہاں چلے گی؟ عماد نے طنزیہ انداز میں کہہ کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی اب مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ احیان نے اصل بات بتائی۔ جب منگنی ہو رہی تھی تو تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ عماد کو اس پر غصہ آیا۔ وہیں تھا۔ اس نے ڈٹائی سے کہا۔ تو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ دیتے، داجی سے کہتے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ عماد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اب مجنوں بنا بیٹھا تھا۔ داجی نے پہلے مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ احیان ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ عماد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، احیان نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تم سے مجھے 100% ایسی ہی چول کی امید تھی۔ عماد کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت دماغ میں کون سا کیڑا حرکت فرما رہا تھا؟ داجی نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ سر جھکائے ایسے بچے کی طرح بولا تھا جو کلاس روم میں اپنی غلطی کے بعد کافی نادم ہو۔ انہوں نے کون سا 1.5 کا یا 2.5 کا پہاڑا پوچھ لیا تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ عماد نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ احیان نے کنکھیوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی برات پر دھماڑ ڈالنا یا پھر ٹینٹ لگانا اور دیگوں کی رکھوالی پر بیٹھنا؟ عماد اس پر فل ٹائم تپا ہوا تھا۔ بکواس مت کرو، احیان ٹھیک ٹھاک برا بنا گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے اور تم سے تمہاری رائے پوچھنا انتہائی واہیات حرکت ہے جو داجی نے کی۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو رائے لینے کے بجائے اپنا فیصلہ بتاتا۔ وہ گاڑی ان کے سیکٹر کی طرف موڑ چکا تھا۔ اب تو جو نہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس لیے بیٹا تم بھی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاؤ۔ صبر کا گھونٹ کتنا ہی کروا سے ہی پینا ہی پڑتا ہے۔ عماد نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت احیان کے گھر کا گیٹ کھلا۔ اندر سے بسمہ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی اور ساتھ اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ اس پہاڑی بندر کے ساتھ تو نہیں اس کی منگنی ہو گئی؟ عماد نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ بسمہ اپنی گاڑی نکال کر لے جا چکی تھی۔ وہ یقیناً داجی سے ملنے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہوئی ہے۔ احیان نے افسردگی سے کہا۔ استغفر اللہ! عماد کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا۔ یہ کس نے اتنا بے تکا کپل زمین پر بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں 4 گولیاں تو ضرور ماروں گا اسے۔
اس کے خاندان والوں نے احیاء نے اصل بات بتائی۔ تو کیا یہ خود اندھی تھی؟ ویسے تو اتنی لمبی زبان چلتی ہے اس کی کمرہ عدالت میں۔ عماد کو اب بسمہ پر غصہ آیا۔ خاندان والوں کے سامنے کہاں لڑکیوں کی چلتی ہے؟ احیاء نے اس کی طرف تاری کی۔ یہ لڑکی نہیں، چھری ہے، چھری۔ عماد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ اس بندر کو کیا داجی سے ملوانے لائی تھی؟ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شاید احیاء نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی جواب دیا، داجی کو میرا ایک پیغام دینا۔ ویسے تو وہ ساری زندگی اس کے گاڈ فادر بنے رہے، لیکن زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر انہوں نے اپنے منہ پر مہر کیوں لگا دی؟ یہ داجی کا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ احیاء نے اسے مزید صدمے سے دوچار کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، حسین لڑکیاں اپنے معاملے میں کبھی بھی ذہین نہیں ہوتی۔ عماد اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے منہ بنا کر بولا، اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ عماد اسے الوداعی اسلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ احیاء بھی اندر اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے داجی کے پورشن کی طرف آ گیا۔ بسمہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے ان کا حال احوال پوچھتے ہی ڈائریکٹ سوال کیا۔ داجی جو کہ اپنی اسٹڈی میں موجود تھے اور کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہے تھے، انہوں نے مڑ کر احیاء کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ ویسے ہی آئی تھی، داجی نے مختصراً کہا، عبد الرحمن کو ملوانے لائی ہوگی۔ احیاء نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ صبح سے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایسے گھوم رہی ہے جیسے اس کی کوئی فخریہ پیشکش ہو۔ اس کے دل جلے تبصرے پر داجی کھل کر ہنسے۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس کا منگیتر ہے وہ۔ اس لفظ منگیتر پر ہی تو مجھے سخت اعتراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چپ رہا۔ تمہاری ممی نے کوئی رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے؟ لڑکی تو مجھے ہر لحاظ سے مناسب لگی ہے۔ داجی کی اگلی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ ہرگز نہیں، وہ بدکا، ممی کی چوائس پر کم از کم مجھے تو اعتبار نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو میری چوائس کون سا تمہیں پسند آئی تھی؟ داجی کا اشارہ بسمہ کی طرف تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ آپ نے کون سا انسانوں کی طرح پوچھا تھا مجھ سے؟ وہ جل کر بولا، تو چلو تم انسانوں کی طرح جواب دے دیتے۔ داجی بھی اسی کے دادا تھے۔ ان کی بات پر وہ ایک لمحے کو لاجواب ہوا۔ دوبارہ پوچھ لیں؟ وہ ہلکا سا رخ موڑ کر جھجک کر بولا، زندگی کے بعض معاملات میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہ اور بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم پیچھے نہیں پلٹ سکتے۔ تقدیر ہماری قسمت میں بس سیدھا چلنا لکھ دیتی ہے، تب خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ داجی کا فلسفیانہ انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا، لیکن دل کہاں ان فلسفوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اکتا کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ عجیب سی اداسی اور بے قراری نے اس کے وجود کا حصار کر رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز دل کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ ان کی فیملی نے ایک خاصا کرائسس میں گزارا۔ طیبہ کی اکلوتی بیٹی امارہ کا اپنے میاں سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے دونوں بچے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا۔ پورے گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ امارہ اپنے میاں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچوں کو وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ضد نے پورے گھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ان سارے فیصلوں میں داجی اس کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ امارہ کے والدین کی پوری خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ تم امارہ کو لے کر بسمہ کے آفس میں جاؤ، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اس دن داجی نے اسے بیڈ روم میں بلا کر حکم دیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ احیاء حیران ہوا۔ وہ اسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر دے گی۔ داجی کو بسمہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اپنے لیے تو ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتی محترمہ، دوسروں کو کیا خاک گائیڈ کریں گی؟ وہ آج کل بسمہ پر ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ فضول مت بولو، ہر انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ داجی اس کی بات پر برا منا گئے۔ امارہ آپی کو اس کے پاس کب لے کر چلنا ہے؟ احیاء نے مصلحتاً بات کا رخ بدلا۔ آج 11 بجے۔ داجی نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، احیاء سنجیدگی سے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ شاور لے کر وہ نیچے آئے تو امارہ آپی بالکل تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ممی اور امارہ آپی کی والدہ ماجدہ دونوں لاؤنج میں موجود تھیں۔ ان کے تناؤ زدہ چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں خاصا زوردار قسم کا مارکا ہوا ہے۔ مسز سجاد جو کہ امارہ کی ماما تھی، وہ اپنی بیٹی کے کورٹ جانے کے سخت خلاف تھی۔ بھلا ایسے معاملات کہیں کورٹ کچہریوں میں بھی طے ہوئے ہیں؟ مسز سجاد اسے دیکھتے ہی ناگواری سے مڑمڑائیں۔ ہم جیسے شریف لوگ ان سے گھروں میں بیٹھ کر نہیں نپٹ سکتے؟ ماما، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ امارہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا، تو یہ بات پہلے سوچتی تھی۔ اس وقت تو عشق کا بھوت سر پر سوار تھا۔ مسز سجاد نے غصے میں اپنی بیٹی کو آئینہ دکھایا۔ سب کو معلوم تھا کہ امارہ نے اپنے کلاس فیلو سے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اس کے لیے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ چلو احیاء، امارہ آپی ناراض سے انداز سے کھڑی ہو گئی۔ احیاء نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ممی کو اشارہ کیا کہ اپنی جیٹھانی کو ٹھنڈا کریں۔ کیسی وکیل ہے وہ لڑکی؟ امارہ آپی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے صرف ٹھیک قسم کی ایڈوکیٹ کو اپنا کیس نہیں دینا، تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے سسرال والے کتنے خرانٹ ہیں۔ امارہ آپی ٹھیک ٹھاک برا منا کر بولی، فکر نہ کریں، زبان کی دھار تو اس کی بھی ایسی تیز ہے کہ آپ کے سسرال والے بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ احیاء بسمہ سے جتنا بھی خفا سے ہی، لیکن دل ہی دل میں اس کی صلاحیتوں کا تو اچھا خاصا معترف تھا۔ داجی تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ امارہ آپی کو اچانک یاد آیا، داجی بھی تو پوری دنیا میں بس اسی ایک محترمہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر گاڑی ایک سگنل پر کھڑی کر چکا تھا۔ بتا رہے تھے ان کے کسی دوست کی پوتی ہے وہ۔ داجی کے بیان پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ صاف منہ کر گیا۔ اللہ کرے کہ وہ میرے سسرال والوں کو ناکو چنے چبوا دے کورٹ میں۔
हमारा आपी का गुस्सा किसी तौर पर भी कम होने में नहीं आ रहा था। इसकी तो आप फिक्र न करें, उसने उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की। अगले ही आधे घंटे में वो दोनों बिस्मा के ऑफिस में थे। बिस्मा को देखते ही हमारा आपी को बिल्कुल वैसा ही झटका लगा जैसे पहली मुलाकात में खुद एहयान को लगा था। उसने शिकायती नज़रों से एहयान को देखा, जैसे कह रही हो, ये चटांग भर की लड़की मेरा केस खाक लड़ेगी। आप टेंशन मत लें दाजी। बिस्मा सेल फोन पर शायद नहीं, यकीनन दाजी के साथ ही बात करने में मगन थी, लेकिन एहयान को अंदाज़ा था कि हमारा आपी को ठीक ठाक किस्म की बदहज़मी हो चुकी थी और वो इस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती थी जब तक उन्हें बिस्मा की खुफिया सलाहियतों का इल्म नहीं होगा। आप लोग बात करिए, मैं एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। एहयान ने दानिस्ता दोनों की प्राइवेसी फराहम करने की कोशिश की, जबकि हमारा आपी का मूड खराब हो चुका था। वो उनके बार बार पहलू बदलने से साफ पता चल रहा था। जल्दी आ जाना, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ ज़्यादा देर लगेगी। हमारा आपी ने नज़रों ही नज़रों में उसे एक और पैगाम देने की कोशिश की। आप प्लीज़ आपी को तफसील से बता दीजिएगा कि आप किन किन पॉइंट्स पर इनकी हेल्प कर सकती हैं। एहयान ने उसके ऑफिस से निकलते हुए बिस्मा को मुखातिब किया। डोंट वरी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मुझे अपना काम कैसे करना है। वो खासी खुद आगाह थी और ये बात कम अज़ कम एहयान को अच्छी तरह मालूम थी। ओके आपी। एहयान ने जाते जाते हमारा का बेजार सा चेहरा देखा। जल्दी आ जाना। उन्होंने पीछे से फिर तान लगाई। वो खामोशी से उनके ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। वैसे भी उस दुश्मन जहाँ के सामने बैठना कोई आसान काम थोड़ी था। कुछ देर तो वो रिसेप्शन पर बने वेटिंग रूम में आ गया। इसके बाद उठकर बाहर टहलने लगा। मौसम आज भी गजब का था। स्याह बदलियाँ आसमान पर महवे रक्सी और किसी भी लम्हे बारिश के कतरे ज़मीन पर पहुँचने को बेताब थे। तू ना सही, तेरी गली या तेरा कूचा ही सही। अमाद पीछे से आकर उसके कान के पास बोला। वो उछलते उछलते रह गया। तुम क्या शैतान की तरह हर जगह हाजिर हो जाते हो? एहयान ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा। इस वक्त उसकी आमद हकीकतन उसके लिए नेमत साबित हुई थी। मेरी शैतानियों को छोड़ो, तुम बिस्मा खालिद के दफ्तर के बाहर कौन सा चिल्ला काट रहे हो? अमाद ने उसे छिड़ा। यार, हमारा आपी को उसे मनवाने लाया था। तो उसने घबराकर वजाहिद की। क्या मंगनी तुड़वा दी उसकी? बताया ही नहीं। अमाद का शरारती अंदाज उसे जहर लगा। मुझे क्या, तुमने गली मोहल्ले में घूमने वाली फुफा कुटनी समझ रखा है जो लगाई बुझाई करके लोगों के रिश्ते तुड़वाती है? वो तब कर बोला। मोहब्बत और जंग में साहिब जायज़ होता है जिगर। अमाद हंसा। बको मत, मैं हर चीज़ में असूल, ज़ाब्ते और हिलाकियात की पासदारी करने वाला इंसान हूँ। एहयान ने उसे याद दिलाया। फिर किस खुशी में महबूब की गली की ईंटें घिसाई जा रही हैं? अमाद को न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। हमारा आपी का अपने ससुराल वालों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया है। बस जो कि कस्टडी का मामला है वही डिस्कस करने आए हैं वो। एहयान ने संजीदगी से जवाब दिया तो अमाद की गैर संजीदगी अभी भी कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से तुम्हारे ख़ानदान वालों को कानूनी मसाइल से वास्ता पड़ रहा है, तुम्हारा इस मौके पर फ़र्ज़ बनता है किसी एडवोकेट लड़की से शादी करके उनको ऐसे मसाइल से निजात दिलाओ। अमाद ने हंसते हंसते मशवरा दिया। तुम किस खुशी में यहाँ बटर गश्त कर रहे हो? एहयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं तो अंकल मुर्तज़ा कुरैशी से मिलने आया था यहाँ। अमाद ने अपने फादर के करीबी दोस्त का हवाला दिया। जैसे ही गाड़ी से निकला तो तुम पर नज़र पड़ गई। ऑफिस में कौन है? एहयान ने संजीदगी से पूछा। ज़ैनुल आबदीन है, देख लेगा सब कुछ। अमाद ने अपने असिस्टेंट का नाम लेकर तसल्ली दी। हाँ, तुम अपने दौरे जारी रखो। एहयान ने तंजिया निगाहों से उसकी तैयारी देखी। ब्राउन पेंट कोट में वो अच्छा खासा जच रहा था। तुम्हें पता तो है, ज़्यादा देर मैं किसी कमरे में बंद रहूँ तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। अमाद ने शौक नज़रों से अपने दोस्त को देखा जो खासी बेजार सी शक्ल बनाए खड़ा था। वैसे तुम्हारी शक्ल पर 12:15 क्यों बजे हुए हैं? इसलिए कि इस वक्त 12:15 बजे का ही टाइम है। एहयान ने इस बार से टाइम देखा। हमारा आपी को पूरा 1 घंटा हो चुका था बिस्मा के साथ मुलाकात करते हुए और अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई थी। अंकल मुर्तज़ा के पास एक कप कॉफ़ी का ना हो जाए? अमाद ने उसे ऑफ़र की तो वो सोच में पड़ गया। इसी वक्त हमारा आपी की बजाय बिस्मा का नंबर उसके सेल फ़ोन पर ज़ाहिर हुआ। एहयान को हैरानगी हुई। जी। उसने फ़ौरन सेल फ़ोन निकाल कर कान के साथ लगाया। हमारा आपी आपका वेट कर रही हैं। उसकी आवाज़ की खनक से एहयान को अंदाज़ा हुआ मुलाकात खासी अच्छी रही है। उनके सेल फ़ोन की बैटरी ख़त्म है, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। उसने फ़ौरन ही वजाहत दी तो एहयान ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा कौन सा इसम फूंक दिया है उसने जो चेहरे पर इतनी लालियाँ बिखर रही हैं तुम्हारे? तुम कितना फजूल बोलते हो अमाद। एहयान ने उसके साथ चलते हुए कहा। फजूल नहीं, सच बोलता हूँ। अमाद ने फ़ौरन तस्दीक की। खैर, अपनी शक्ल गुम करो, मैं आप हमारा आपी को छोड़कर ऑफिस आ रहा हूँ। तुम भी ये मेल मुलाकातें करके फ़ौरन पहुँचो। एहयान ने बिस्मा के ऑफिस की तरफ मुड़ते हुए अमाद को कहा तो वो बुरी बुरी सी शक्लें बनाता हुआ अपने अंकल के ऑफिस की तरफ मुड़ गया। ये लड़की तो ठीक ठाक किस्म की वकील है, मैंने तो उसके बारे में बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया था। हमारा आपी ने गाड़ी में बैठते ही बेतकल्फ़ी से तबसरा किया। हमारी कंपनी को नाको चने चबवा दिए थे मोहतरमा ने। एहयान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। पता चला था मुझे। हमारा आपी की बात पर एहयान को झटका लगा। उसने ये बात भी बता दी। बहुत ही शोखी वाक़या हुई है। एहयान को गुस्सा आया। उसने नहीं, दाजी ने बताया था मुझे। हमारा ने घबरा कर वजाहत दी। ये दाजी भी बाज़ दफ़ा हद ही कर देते हैं। अब भला ये बात बताने की कोई तुक बनती है? वह दिल ही दिल में बुरी तरह खोल कर रह गया। काफ़ी सारे कामयाब केसेस उसके क्रेडिट पर है। हमारा आपी उससे अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी थी। शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि वकील है। उन्होंने मज़ीद तबसरा किया। अच्छी खासी खरान किस्म की वकील है। एहयान ने तंजिया लहजे में कहा। खरान तो खैर कहीं से नहीं लगती।
अच्छी खासी क्यूट और स्टाइलिश सी लड़की है। अमारा आपी की बात पर वो बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुमने इसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया था? अमारा आपी की अगली बात पर एहयान को 420 वॉट का करंट लगा। उसने फ़ौरन गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर दी। आपको किसने कहा? वो बुखलाया। दाजी ने। अमारा की बात पर उसे इस दफ़ा आग ही तो लग गई। अच्छी खासी लड़की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अमारा की तारीफें उसका दिल जला कर रख गई। दाजी ने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है आपको? वो बुरा मानकर बोला। वही ना, मैं भी तो हैरान थी कि ऐसी लड़की के लिए कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है। हमारा आपी की बात पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैसे भी हमारा आपी के साथ उसकी कितनी भी बेतगल्फी सही, लेकिन असल बात उनको बताने की वो गलती नहीं कर सकता है। हद होती है वैसे हर बात की दाजी, लेकिन अफसोस सद अफसोस, आप बाज़ दफ़ा सारी ही हदों को क्रॉस कर जाते हैं। वो घर पहुँचते ही उनसे लड़ने के लिए उनके बेडरूम में पहुँच गया, जबकि दाजी बड़े मज़े से बैठे हलीम खा रहे थे। तो क्या तुमने इनकार नहीं किया था? उन्होंने अपनी प्लेट में लीमो निचोड़कर मज़े से उसकी तरफ देखा। ये बात हमारा आपी को बतानी ज़रूरी थी क्या? वो गुस्से से उठकर टहलने लगा। मैंने तो यूं ही उसकी तारीफ़ की थी। तो वो कहने लगी, इतनी अच्छी है तो एहयान की शादी कर दें उससे। दाजी अब गोद में ट्रे रखे आराम से हलीम खाते हुए असल बात पर रोशनी डालते हुए बोले, और आपने सारा मुद्दा मेरे सर पर डाल दिया। वो झुंझलाया। जिसकी गलती सी उसी पर डालूंगा। वो एक और लीमो अपनी प्लेट में निचोड़ते हुए इत्मीनान से बोले, वैसे इस उम्र में जैसी हरकतें आप कर रहे हैं खासी महंगी पड़ सकती हैं। एहयान ने लीमू की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाया कि खटाई उनके गले के लिए कितनी मुज़र हो सकती है। मेरी हरकतों को छोड़ो, तुम अपनी तरफ ध्यान दो, दाजी ने मुस्कुराते हुए कहा और पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। असल में आप खुद ही नहीं चाहते थे कि मेरी बिस्मा से शादी हो। उसने ठीक ठाक किस्म का दाजी पर इल्ज़ाम लगाया। वो गिलास मुंह से हटाना भूल गए। मतलब? उन्होंने भवें उचकाकर अपने सबसे लाडले पोते को देखा, जो आजकल खासा उगताया हुआ फिरता था। मतलब ये, अगर आपको इस प्रपोजल पर कोई एतराज़ ना होता तो आप मम्मी या डैडी से डायरेक्ट बात करते। वो खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। अच्छा फिर? दाजी ने खुद पर जब्त करते हुए वो मुश्किल पूछा। इसके बाद मुझसे पूछते, आपने तो डायरेक्ट गन पॉइंट रख कर पूछना शुरू कर दिया था। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। रोशनी का एक समंदर अंदर उमड़ आया। बरखुरदार, ये तुम किसे मामू बना रहे हो, मुझे या खुद को? दाजी के तंजिया अंदाज पर वो घबरा कर पलटा। अब किस बात पर बार बार पछता रहे हो? उन्होंने थानेदारों के स्टाइल में उसे घूरा। मैं तो वैसे ही एक जनरल सी बात कर रहा था। एहयान उनके सामने ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता था। तो एक जनरल सी बात मेरी भी सुन लो। उन्होंने हलीम वाला बाउल नाराज़गी से साइड में इस पर रखा। बिस्मा की कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई अब्दुर्रहमान के साथ? क्या? एहयान को शौक लगा। उसने उस दिन तुम्हारा इनकार खुद अपने कानों से सुना था। एहयान को ऐसे लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। वो तो महज अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए ऐसा कह रही थी, वरना उसे भी मालूम है अब्दुर्रहमान जैसा एफ.ए. फेल लड़का उसे कहाँ सूट करता है। दाजी ने एक और राज फाश किया। वैसे भी अब्दुर्रहमान तो खुद अपनी खाला की बेटी को पसंद करता है, और उसने खुद ही अपने वालिद के सामने इनकार कर दिया था। दाजी ने एक और अंदर की बात बताई। फिर? वह बेताबी से उनके पास आ बैठा। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए बात की थी उससे, जब वो अपने कज़न के साथ मुझसे मिलने आई थी। दाजी की बात पर उसकी सांस हटकी। फिर? वो उजरत भरे अंदाज से गोया हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया। दाजी की बात पर उसके दिमाग में एक जलजला सा आया। क्यों? मुझ में कौन से ऐसे कीड़े पड़े हुए हैं? एहयान को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। पता नहीं। दाजी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वो कह रही थी कि तुम्हारा प्रपोजल उसे अपने लिए मुनासिब नहीं लगा। दाजी की बात पर एहयान को लगा जैसे कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। समझती क्या है वो खुद को? वो मुश्तिल से अंदाज से खड़ा हुआ। टेक इट ईजी। उसने तो ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जब तुमने उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दाजी ने उसे याद दिलाया। वो हमारे घर में आकर आपके सामने इनकार कर गई और आपने कुछ नहीं कहा। वो नाराज़ हुआ। जब तुमने उसके घर में बैठकर उसके लिए इनकार किया था तो मैंने तुम्हें भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं कहा था। दाजी ने उसे आईना दिखाया तो वो एकदम शर्मिंदा सा हो गया। अगर तुम कहो तो मैं दोबारा उससे बात कर सकता हूँ। दाजी ने कुछ सोचकर एहयान का मायूस चेहरा देखते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। उसने साफ इनकार किया। अब वैसे भी मेरी कोई जान नहीं निकल रही। वो झुंझलाकर पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल आया। सारी दोपहर उसने जलते और कुड़ते हुए गुजार दी। वो कैसे इस तरह मुझे मुस्तरद कर सकती है? इस सोच ने उसका सारा सुकून ख़त्म कर दिया था। अब पता चला किसी को जब रिजेक्ट किया जाए तो उसे कितना दुख होता है। उसका ज़मीर उसके सामने आन खड़ा हुआ। लेकिन मैं तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। तुम दुनिया के हर बंदे के सामने झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने ज़मीर के सामने नहीं। वो आईने के सामने खड़ा खुद को ये समझा रहा था। वैसे यार उसने की तुम्हारे साथ खूब है। शाम को वो क्लब में अम्माद के साथ खड़ा सारा दुखड़ा सुना रहा था। पूरी बात सुनते ही अम्माद ने हंसते हुए उसे छेड़ा। देख लूँगा मैं उसे, वो सुलग कर बोला। वैसे आजकल तो उसे दाऊद इब्राहिम देख रहा है और खूब देख रहा है। अम्माद ने उसे मज़ीद चढ़ाया। दाऊद इब्राहिम ये क्या चीज़ है? एहयान हैरान हुआ। खासे की चीज़ है, बाहर से पढ़कर आया है, अभी अभी उसका चैम्बर ज्वाइन किया है। अम्माद की मालूमात हमेशा अप टू डेट रहती थी। तुम्हें किसने बताया? एहयान को न जाने क्यों बिस्मा पर सख्त गुस्सा आया। लो आजकल हर जगह तो इकट्ठे पाए जाते हैं, कभी नेशनल लाइब्रेरी, कभी प्रेस गैलरी में, तो कभी गोल्फ क्लब। अम्माद उसके साथ बैडमिंटन कोर्ट की तरफ निकल आया। मैंने तो नहीं देखा उन्हें। एहयान को यकीन नहीं आ रहा था। तो अब देख लो। अम्माद हंसकर बोला। कहाँ? एहयान ने हैरानगी से दाएं बाएं देखा। अपने सामने सिल्वर ग्रे होंडा सिटी में। अम्माद की बात पर एहयान ने क्लब के
मेन गेट से अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखा। बिस्मा एक हैंडसम से लड़के के साथ गाड़ी में मौजूद थी। दिल कर रहा है इसी रैकेट से सर तोड़ दूँ इस कमीने का। एहयान जलकर बोला तो अमाद ने दिल खोल कर कहकहा लगाया, इसके साथ गेम कर लो, एक आध शटल मुंह पर मारकर हसरत पूरी कर लेना है। अमाद ने मुशमुरा दिया, तुम घेर कर ले आओ ना इसे। एहयान ने मजाक में कहा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ भाई अमाद, एक आध गेम हो जाए। बिस्मा कुछ देर बाद उसके बैडमिंटन कोर्ट में थी। दाऊद इब्राहिम इन दोनों से हाथ मिलाकर मिल रहा था। मेरा तो कोई ख़ास मूड नहीं, अमाद ने साफ इनकार किया। इसका मतलब है आज भी गेम के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा। दाऊद थोड़ा सा मायूस हुआ। एहयान तुम खेल लो ना, तुम्हारा तो मूड था ना खेलने का। अमाद का जुमानी अंदाज एहयान को अच्छी तरह समझ में आ गया था। वो उसकी कमीनगी पर सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था। ओह श्योर, वाई नॉट। दाऊद बिस्मा की तरफ देखकर मुस्कुराया। एहयान के तन बदन में आग लग गई। दोनों कुछ देर बाद कोर्ट में थे। एहयान को कुछ ही लम्हों के बाद अंदाज़ा हो गया कि दाऊद इब्राहिम अच्छा खासा खिलाड़ी है और उसे हराना इतना आसान नहीं। एहयान ने एक राउंड तो उसे हरा दिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम अगले 2 राउंड बहुत आसानी से उसे जीत चुका था। उसकी सर्विस बहुत शार्प थी और उसने एहयान को खूब पूरे बैडमिंटन कोर्ट में घुमाया। उसकी जीत पर बिस्मा का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। तुम बहुत अच्छा खेले हो। मैच के बाद दाऊद ने उससे हाथ मिलाते हुए तसल्ली दी। नहीं, मैं आज बहुत बुरा खेला हूँ। तो वो टॉवल से पसीना खुश्क करते हुए साफ गोई से बोला, अच्छा मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। दाऊद के चेहरे पर बड़ी दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी, इसलिए कि तुम खुद अच्छा खेल रहे थे। एहयान ने खुलकर उसे सराहा। एहयान के कमेंट पर बिस्मा के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैली। नेक्स्ट टाइम तुम हिसाब पूरा कर देना, दाऊद ने सादा से अंदाज से कहा, लेकिन एहयान को ये जुमला खासा चुभा था। डोंट वरी, मैं ज़्यादा देर तक किसी का कर्ज अपने सर पर रखने का आदी नहीं हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे दोबारा हाथ मिलाया और अमाद के साथ पार्किंग की तरफ चल पड़ा। उसे हद दर्जा शर्मिंदगी हो रही थी। तुम तो उसके सामने बिल्कुल अनारियों की तरह खेल रहे थे। अमाद को उसकी हार पर बहुत गुस्सा था। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था, उसने शर्मिंदगी से वजाहत दी। बंदा जितना भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, इस तरह आसानी से हार थोड़ी तस्लीम करता है जिस तरह तुमने की। अमाद ने नागवार नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो अब भी बिस्मा और दाऊद पर नज़रें जमाए बैठा था। दोनों स्विमिंग पूल के पास रखी चेयर्स पर बैठे जूस पी रहे थे। आई एम सॉरी यार। एहयान ने खिलाफ तवक्का बहुत आसानी से अपनी गलती मान ली। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बगैर लड़े किसी को ट्रॉफी का हकदार भी बना देना किसी भी लिहाज से अक्लमंदी नहीं। अमाद ने तंजिया लहजे पे बहुत कुछ उस पर जिता दिया। ये दाऊद इब्राहिम की इतनी जल्दी कैसे बिस्मा के साथ फ्रेंडशिप हो गई? एहयान के दिमाग की सुई वहीं अटकी हुई थी। कहीं यही सोचते सोचते तो नहीं तुम हार बैठे? अमाद ने तंजिया निगाहों से अपने बेहतरीन दोस्त को देखा, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। दिमाग तो मेरा वैसे वहीं अटका हुआ था। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराए। यार दोनों क्लास फॉलो रहे हैं। फिर दाऊद इब्राहिम फारूक साहब का भतीजा है, जिनका चैम्बर में बिस्मा काम कर रही है। अम्मार ने तफसील से बताया। ओह, तभी एहयान को कुछ तसल्ली हुई। आजकल दोनों मिलकर नासिर सन्स वालों का मशहूर ज़माना केस भी लड़ रहे हैं। अम्मार ने उसे मजीद बताया तो एहयान चुप रहा। अमारा आपी के केस का क्या बना? अमाद को अचानक याद आया, कल दोबारा पेशी है। पहली हेयरिंग में तो बिस्मा ने खासे चक्कर छुड़वा दिए थे अमारा आपी के ससुराल वालों के। एहयान ने संजीदगी से जवाब दिया, फिर तो अमारा आपी फ़ैन बन गई होंगी बिस्मा खालिद की। अमाद मुस्कुराया, ऐसी वैसी हर वक्त घर में भी इसनमा नामा चल रहा है आजकल। एहयान अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया। तुम्हें तो फिर खूब मिर्चें लगती होंगी। अमाद ने उसे छेड़ा। हाँ, पहली दफ़ा एहसास हुआ है, इंसान जल्दबाजी में कितने अहमकाना फैसले कर जाता है और बाद में सारी ज़िंदगी पछताता है। उसने रिमोट से अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले। अमाद आहिस्तगी से उसके पास आया। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? बुरा मान भी लूँ तो कौन सा तुम पर कुछ असर होगा? एहयान ने उसे छेड़ा, जो इस वक्त खासे सीरियस अंदाज में उसके पास खड़ा था। उसने घुमाकर एक जंप पर एहयान के कंधे पर रसीद किया। हाँ बोलो। एहयान ने अपना कंधा मसलते हुए मुँह बनाया। मुझे लगता है ये बिस्मा तुम्हें पसंद करती है। अमाद की बात पर एहयान ने इस तरह से उसे देखा जैसे उसने इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा सुना दिया हो। हाँ, तभी दाऊद इब्राहिम के कंधे से लटकती फिर रही है। एहयान के चिढ़ने पर वो बेख्तियार हंसा। मुझे लगता है तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही फिर रही है। अमाद ने उसकी बात की तायीद की तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। वो रात उसने सख्त टेंशन में गुजारी। बिस्मा और दाऊद के चेहरे बार बार उसके अपना मुँह चुराते हुए महसूस हो रहे थे। बार बार वो उठ कर बैठ जाता और कभी टहलने लगता। मोहब्बत उसे जी भर कर ख्वार कर रही थी। वो तंग कर लॉन में निकल आया। रात के 2 बज रहे थे। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा आसमान पर मौजूद तन्हा चांद को देख रहा था। तब दाजी ने उसे अपने कमरे की खुली खिड़की से देखा और बाहर निकल आए। कितने सितारे गिन लिए बरखुरदार। वो उसके पास आकर आहिस्तगी से बोले, अरे आप? वो बुखलाकर खड़ा हुआ। कोई मसला है तुम्हारे साथ? उन्होंने बगौर उसका अफसुर्दा सा चेहरा देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो साफ मुकर गया। मेरा ख्याल है तुमने बिस्मा वाली बात को सर पर सवार कर लिया है। उनके बिल्कुल ठीक अंदाजे पर वो बुखला गया। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो ये बात मरकर भी उनके सामने नहीं मान सकता था। तो फिर रातों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी? आगे भी दाजी ही थे। वो तो वैसे ही आज काफ़ी के 2 कप पी लिए थे मैंने। उसने दानिस्ता लापरवाह अंदाज अपनाया। ख़वातीन की तरह बात बात पर गलत बयानी करने से अच्छा है डायरेक्ट उसके साथ जाकर बात करो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन का सुकून और रात की नींद हराम हो चुकी है। दाजी अपनी बात कहकर रुके नहीं और लॉन से निकल गए।
लेकिन अहियान को सोचने के लिए ठीक ठाक नुक्ता दे गए थे। वो दिल ही दिल में बिस्मा से बात करने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। देखा आपने कैसे मेरे ससुराल वाले नाक रगड़ रहे हैं आजकल। सुबह नाश्ते की मेज़ पर हमारा आपी ने फखरिया अंदाज में सबको इतला दी। अहियान और दाजी समेत सभी लोग डाइनिंग रूम में मौजूद थे। दुआएं दो अपनी वकील को। मिसेस सज्जाद ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए अपनी बेटी को याद दिलाया। दुआएं तो मैं दाजी को दे रही हूँ, जिन्होंने ये गोहरे नायाब छुपा कर रखा हुआ था अपने पास। हमारा आज बहुत खुश थी। बाबा, किसकी बेटी है ये बिस्मा खालिद? सज्जाद साहब ने चौंक कर दादी को मुखातिब किया तो अहियान ने घबराकर उनका पुरसुकून चेहरा दिखा। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई वर्कर थे खालिद साहब? उनकी इकलौती बेटी है, माँ बाप की डेथ हो चुकी है। दादी ने आज सच बोलने का फैसला किया। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। सज्जाद साहब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आप कैसे जानते हैं उसे? सज्जाद साहब के अगले सवाल पर वो हल्का सा गड़बड़ाए। उसका दादा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने मसलहतन झूठ बोला। इसका मतलब है उसकी फैमिली तो अच्छी खासी स्टैब्लिश होगी। सज्जाद साहब को न जाने क्यों बिस्मा में बैठे बिठाए दिलचस्पी पैदा होगी। हाँ, लेकिन बाद में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे उनके। दादी ने बात संभाली। मुराद, तुम मिले हो उससे? सज्जाद साहब ने अपने छोटे भाई मुराद साहब को मुखातिब किया, जो अहियान के वालिद थे। जी भाईजान, मेरी भी मुलाकात हुई है उससे। खासी लायक बच्ची है। नासिर सन्स वालों का केस भी वही हैंडल कर रही है। मुराद साहब ने तो सीफी लहजे में जवाब दिया तो दादी ने बतौर ख़ास जिताती हुई निगाहों से अहियान को देखा। मुझे तो अहियान के लिए बहुत अच्छी लगी थी। मिसेस मुराद ने भी अचानक गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब उनकी बातों पर चौंक गए। अच्छी लगी थी तो बात कर लेती, मुराद साहब ने संजीदा अंदाज में कहा तो अहियान के साथ साथ दादी को भी झटका लगा। दादी ने बात की थी लेकिन शायद अहियान को पसंद नहीं आई। हमारा भी बेदरक अंदाज में गोया हुई। अच्छी खासी तो बच्ची है, क्या कमी है उसमें? मिसेस मुराद ने नाक चढ़ाकर अपने सबसे लाडले बेटे को देखा। मैंने कब कहा है? साफ वो भी साफ मुँह कर गया। जब उन सबको कोई इतराज़ नहीं नज़र आ रहा तो वो क्यों इस बात को मानता? खासा ब्राइट फ्यूचर है उसका। अब्बासी साहब भी तारीफ़ कर रहे थे। मुराद साहब ने चाय का कप उठाते हुए अहियान को सुनाया। मान जाओ अहियान, अभी भी वक्त है। वो बाहर निकल रहा था जब उसने हमारा पी का ये जुमला सुना। फिलहाल तो आप मान जाइए, आपके ससुराल वाले खासी मिन्नतें कर रहे हैं आपकी। उसने अभी संजीदगी से मशवरा दिया और घर से निकल गया। बात तो 16 आने दुरुस्त करके गया है अहियान। मिसेस सज्जाद ने भी नाराज़ नज़रों से अपनी लाडली बेटी को देखा। ऐसे ही मुँह उठाकर मान जाऊँ? वो चिढ़कर बोली। कुछ अपनी शरायत मानकर ही जाऊँगी अब। हमारा अपने झुलाकर अपनी वालदा का चेहरा देखा, जिनका बस नहीं चल रहा था हाथ पकड़ कर उसे उसके ससुराल वालों के घर छोड़ रहे हैं। अहियान दिल ही दिल में कुर्ता हुआ अपने ऑफिस पहुंचा तो पता चला अमाद आज भी गैर हाजिर था। वो दिल ही दिल में अच्छा खासा बेजार हुआ। ऑफिस के काफ़ी सारे मामला निपटाते हुए शाम के 6 बज चुके थे। वो बुरी तरह से थक चुका था। अहियान, कहाँ हो तुम? 6:30 मुराद साहब की कॉल आई। वो खासे बुखलाए हुए थे। ऑफिस में फ़ौरन शिफा पहुँचो, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। डैडी की इतला ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। अगले 25 मिनट में वो शिफा में था। दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सब घर वाले वहीं थे। दादी इज़ नॉट फाइन। उसने पता नहीं क्या सोचकर बिस्मा को टेक्स्ट किया। अगले ही लम्हे उसकी कॉल आ गई। वो सख्त घबराई हुई और परेशान थी। वो आईसीयू में है। उसने अफसरदा से अंदाज से इतला दी। ठीक आधे घंटे के बाद वो हवास बाख्ता अंदाज से हॉस्पिटल में थी और उसे धुआंधार अंदाज में रोते देखकर सारा ख़ानदान परेशान था। दादी के साथ इसकी बहुत अटैचमेंट है। अहियान ने मिसेस मुराद के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। तभी अक्सर इनसे मिलने के लिए आती थी। मिसेस मुराद ने रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया। रात के 12 बज रहे थे। बिस्मा, तुम अपनी गाड़ी पर आई हो क्या? अमारा ने अचानक पूछा। नहीं, मेरे एक कोलीग ड्रॉप करके गए हैं। उसने टिश्यू से आंखें साफ करते हुए अफसुर्दगी से जवाब दिया। अहियान, तुम बिस्मा को इसके घर छोड़ आओ, टाइम बहुत हो रहा है। मिसेस मुराद के फिक्रमंद अंदाज पर अहियान ने इस बात में सर हिलाया। दादी की तबीयत खासी संभल चुकी थी, इसलिए सब घर वाले अब मुतमिन थे। चलें? अहियान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बिस्मा का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस तरह पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में यहाँ खड़े होना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। कुछ लम्हे सोचकर वो अहियान के साथ चल पड़ी। दादी से इतनी मोहब्बत थी तो उनकी बात क्यों नहीं मानी? उसकी मुसलसल सूसू से तंग आकर अहियान ने नाराज़गी से कहा। वो बेआवाज़ रो रही थी, लेकिन बार बार वो जब टिश्यू से आंखें और नाक साफ करती तो अहियान को गुस्सा आ जाता। भला इसमें रोने की क्या तुक बनती है? क्या बात नहीं मानी? उसने अपनी सुर्ख आंखों से बाकायदा अहियान को घूरा। मेरे प्रपोजल से इनकार दाऊद इब्राहिम की वजह से किया था ना तुमने? अहियान की बात पर उसे करंट लगा। दाऊद इब्राहिम का निकाह हो चुका है उसकी कज़न के साथ, और वो भी उसकी मुकम्मल रजामंदी और ख्वाहिश से। वो चिढ़कर बोली। तो तुम भी कर लो अपनी मुकम्मल रजामंदी और ख्वाहिश से। अहियान ने हल्के फुल्के अंदाज से उसे छेड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको। दादी आईसीयू में है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। उसने गुस्से से टिश्यू रोल पूरा ही उठाकर गोद में रख लिया। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं। पता है तुम्हारे इनकार से वो कितना हर्ट हुए हैं? अहियान ने सरासर झूठ बोला। और जो खुद आपने इनकार किया था, इस पर तो बहुत खुश हुए होंगे वो। बिस्मा तंजिया अंदाज से गोया हुई। मैंने इन हालात में वो प्रपोजल्स मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन दादी मेरी बात का गलत मतलब ले गए। अहियान ने सियासतदानों की तरह अपने बयान में हस्ब ज़रूरत तब्दीली की। क्यों? अब हालात बदल गए हैं क्या? वो नाराज़गी से उसे देख रही थी। अब इर्द गिर्द के हालात ही नहीं, दिल की दुनिया ही बदल गई है। वो हल्का सा शो हुआ तो वो घबरा सी गई। आप चाहते हैं क्या है अब? वो हल्का सा खिड़की की तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई। तुम्हें? वो हंसा।
कल को फिर हालात बदल जाएंगे तो साथ ही आपके मिजाज के रंग ढंग भी बदल जाएंगे। उसको मनाना कोई आसान काम थोड़ा था। मेरा दिल है कोई महकमा मौसमियात वालों का दफ्तर नहीं, जहाँ हर वक्त मौसमों के बदलने की इतलात आती रहे। वो ठीक ठाक मुंह बनाकर बोला था। बिस्मा को हंसी आ गई। वो मजीद फैल कर बैठ गया और गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी। चलो छोड़ो सारा गुस्सा, लड़ने को सारी ज़िंदगी पड़ी है, बस हम दोनों ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलते हैं। उसने संजीदा बात इंतहाई गैर संजीदा अंदाज से कही थी। जिस रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं मुझे अंदाज़ा हो गया है ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ कैसा गुजरेगा। वो हंसी। तुम हाँ तो करो, अभी गाड़ी उड़ाता हुआ दोबारा दादाजी के पास ले जाऊंगा। अब तो सारे घर वाले हॉस्पिटल से जा चुके होंगे। अहियान का मूड अच्छा खासा खुशगवार हो चुका था। वो बात बे बात मुस्कुरा रहा था। जाने से पहले पेट्रोल ज़रूर दिलवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा धक्का लगाने का कोई मूड नहीं। बिस्मा ने मुस्कुराकर उसका ध्यान पेट्रोल की सुई की तरफ दिलाया। गाड़ी झटका लगाकर रुक चुकी थी। बिस्मा खिलखिलाकर हंसी और अहियान ने चौंक कर देखा। गाड़ी का रिजर्व पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसे अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत के जिस तेल की ज़रूरत थी वो उसे बिस्मा की तरफ से इशारा मिल चुका था। अब ज़िंदगी की गाड़ी को उन दोनों ने मिलकर चलाना था। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।